नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ। एक चालबाज बहू की कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। शकुंतला और सुनीता दो बहनें थीं। दोनों में बहुत प्यार था। शकुंतला की शादी को काफी समय हो गया था और उसका एक 4 साल का बेटा था। शकुंतला बहुत बीमार रहती थी और अब उसका आखिरी समय आ गया था। इसलिए वह अपनी बहन सुनीता का हाथ पकड़कर कहने लगी, सुनीता, अब मेरे बेटे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अपने जीजा से शादी करके तुम इसकी जिम्मेदारी संभालो। बड़ी बहन के कहने से सुनीता थोड़ी घबरा गई, लेकिन बड़ी बहन तो गुजर गई। बड़ी बहन के जाने के बाद सुनीता ने ना चाहते हुए भी अपनी बड़ी बहन की आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए अपने से 15 साल बड़े जीजा से शादी करनी पड़ी। शादी के 3 साल बाद सुनीता ने एक बेटी को जन्म दिया। अपनी छोटी बहन को देखकर मन्नू, जो उसकी बहन का बेटा था, बहुत खुश हुआ। मन्नू अपनी बहन से 9 साल बड़ा था, इसलिए वह अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। आरती करीब 1 साल की थी जब सुनीता 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। जब सुनीता परीक्षा देने जाती और वापस नहीं आती, तब तक मन्नू अपनी छोटी बहन आरती को संभालता और उसका ख्याल रखता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और सुनीता 4 बेटियों और 1 बेटे की मां बन चुकी थी। मन्नू को मिलाकर 6 बच्चों की जिम्मेदारी सुनीता ने बहुत अच्छे से संभाल रखी थी। सुनीता ने अपनी बहन के बेटे और अपने बच्चों में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया और ना ही उसने कभी अपने बच्चों को बताया कि मन्नू उनका सौतेला भाई है। वह तो मन्नू की सगी मौसी थी। समय बीत रहा था और सभी भाई बहन हंसते खेलते एक साथ बड़े हो रहे थे। अब मन्नू लगभग 17 साल का हो गया था। एक दिन वह अपनी बहन आरती को लेकर अपने ननिहाल गया। मन्नू का ननिहाल उसके गांव से लगभग 200 किलोमीटर दूर था। ननिहाल के करीब 9 किलोमीटर पहले ही बस स्टैंड पर उतरना पड़ता था। वहां से किसी टेम्पो या तांगे से उन्हें ननिहाल जाना था, लेकिन बस लेट पहुंचने की वजह से सभी टेम्पो और तांगा वाले जा चुके थे। शाम हो गई थी और ननिहाल तक पहुंचने के लिए कोई वाहन नहीं मिल रहा था। बस स्टैंड पर काफी देर इंतजार करने के बाद जब कोई वाहन नहीं मिला तो मन्नू ने आरती से कहा, आरती, यहाँ कोई वाहन नहीं है। अब हमें यहाँ से नानी के घर तक पैदल ही चलना पड़ेगा। आरती ने कहा, ठीक है भैया। और मन्नू आरती का हाथ पकड़कर अपने नानी के घर की ओर चल दिया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। लगभग 500 मीटर चलने के बाद बस्ती पीछे छूट गई और एक सुनसान रास्ता शुरू हो गया। पतली सड़क के दोनों तरफ फसलों से भरे खेत थे। आसपास खेतों से झींगुर, कुत्ते, बिल्ली और जंगली छोटे मोटे जानवरों की आवाजें तेज हो गई थी, जिससे आरती को काफी डर लग रहा था। 8 साल की उम्र में सर्दियों के दिन अंधेरे सुनसान रास्ते पर डरावनी आवाजों के बीच 9 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करना आरती के लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी वह डरी सहमी अपने भैया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। 1 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद मन्नू ने कहा, आरती, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? आरती ने कहा, हाँ भैया, डर तो मुझे बहुत लग रहा है। कुछ देर शांत रहने के बाद मन्नू ने कहा, आरती, तुम थक गई होगी। आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। आरती मन्नू के कंधे पर बैठ गई और मन्नू ने एक हाथ से कपड़ों से भरा बैग लेकर नानी के घर की ओर चल दिया। करीब 5 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद वे दोनों रास्ते में पड़ने वाले एक गांव में पहुंचे। दोनों को बहुत तेज प्यास लग रही थी। सर्दी की वजह से वहां कुछ लोग अलाव जलाकर ताप रहे थे। मन्नू उनके पास जाकर कहता है, भाई साहिब, पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा क्या? तो वे कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर उनमें से एक आदमी घर के अंदर गया और एक जग में पानी लेकर आया। पानी पीकर दोनों ने चैन की सांस ली। तब उन लोगों ने मन्नू से पूछा, बेटा, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? तब मन्नू ने अपना पूरा परिचय देते हुए सारी बातें बताईं। वे लोग बहुत अच्छे थे। पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने मन्नू और आरती को खाना खिलाया और फिर उनके लिए वहां से जा रही एक गाड़ी को रोककर उन्हें उसमें बैठाकर विदा किया। अब रात के 9 बजे आरती और मन्नू दोनों अपने नानी के घर सुरक्षित पहुंच गए थे। एक बार की बात है, मन्नू अपने पिता के साथ मेला देखने गया था। वहां से उसने अपने छोटे भाइयों के लिए ढेर सारे खिलौने और अपनी बहनों के लिए
सुंदर सुंदर मालाएं लेकर आया। सभी भाई बहन अपने बड़े भैया द्वारा लाए हुए खिलौने, माला और टॉप्स को पाकर बहुत खुश हुए। मन्नू एक बड़े भाई होने की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहा था। सौतेले होने के बावजूद भी उन भाई बहनों में इतना प्यार था कि शायद सगे भाई बहनों में भी इतना प्यार ना हो। ये सब सुनीता की निष्कपट परवरिश का ही परिणाम था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मन्नू अब 24 साल का सुंदर, सजीला, स्वस्थ शरीर वाला युवक बन चुका था। हालांकि अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की से प्यार हो गया था। वह लड़की सचमुच बहुत खूबसूरत थी। दोनों एक दूसरे को मन ही मन प्यार करने लगे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन शर्मीले स्वभाव की वजह से वे खुलकर एक दूसरे से मन की बात नहीं कह पा रहे थे। पता नहीं कैसे उन दोनों के घर वालों को भी अपने बच्चों की पसंद के बारे में पता चल गया था। इसलिए शायद उस लड़की के घर वालों ने अपनी बेटी को समझा दिया था कि चारों तरफ से ध्यान हटाकर अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, और उसने वैसा ही किया। इधर मन्नू उस लड़की के प्यार में इतना दीवाना हो गया था कि उसने अपनी पढ़ाई लिखाई सब भूल गई और 12th क्लास में फेल हो गया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लड़की जल्दी ही एक प्राइमरी स्कूल में सरकारी टीचर बन गई। इधर मन्नू ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन अभी तक उसकी नौकरी नहीं लगी थी। अब वह लड़की और उसके घर वाले मन्नू की नौकरी लगने का इंतजार कर रहे थे ताकि यह रिश्ता आगे बढ़ा सके, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। उधर उस लड़की के घर वाले मन्नू की नौकरी के चक्कर में अब तक चुप थे, और इधर मन्नू के नाना नानी को मन्नू की शादी की बहुत जल्दी थी, क्योंकि मन्नू के ननिहाल में उसके कोई मामा नहीं थे। मन्नू की माँ 2 बहनें थी, इसलिए मन्नू के नाना ने मन्नू को ही अपना बेटा मान लिया था। गर्मियों की छुट्टियों में MA तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मन्नू अपने नाना नानी के साथ ही रहा। मन्नू के नाना नानी अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वे चाहते थे कि जल्दी से जल्दी मन्नू की शादी हो जाए और उनकी सेवा करने के लिए एक बहू आ जाए। मन्नू के लिए एक से एक अच्छे रिश्ते आते थे, लेकिन मन्नू के पिता हर बार यह कहकर टाल देते थे कि जब तक मन्नू की सरकारी नौकरी नहीं लग जाएगी तब तक वह शादी नहीं करेंगे। मन्नू के पिता मन्नू को हीरा बोलते थे, क्योंकि मन्नू सचमुच अंदर से हीरा ही था। मन्नू के पिता को अपने बेटे पर बहुत नाज था। उनके लिए मन्नू उनकी पहली पत्नी की इकलौती संतान था और उसकी निशानी था, इसलिए वह अपने लाडले बेटे के लिए एक बहुत ही सुंदर, सुशील और शिक्षित बहू लाना चाहते थे। लेकिन शायद मन्नू की किस्मत में कुछ और लिखा था, क्योंकि मन्नू के नाना मन्नू और उसकी बहू को अपने साथ रखना चाहते थे। इसलिए वे मन्नू के लिए एक ऐसी बहू लाना चाहते थे जो उनके साथ गांव में रह सके, उनके कच्चे मकान की लिपाई पुताई कर सके, चूल्हे पर खाना बना सके। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि अगर मन्नू की पढ़ी लिखी और अमीर घराने की बहू आ गई तो वह उनके साथ कभी नहीं निभा पाएगी। इसलिए उन्होंने मन्नू के लिए एक ऐसी लड़की देख ली जो ना तो सुंदर थी और ना ही पढ़ी लिखी। सुनीता गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके गई हुई थी। वह अपने माँ बाप के कहने पर मन्नू के लिए उनकी बताई हुई लड़की को देखने गई। सुनीता के साथ उसके जीजा जी भी थे। कहते हैं कि दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों से करनी चाहिए, लेकिन यहाँ ना तो लड़की लड़के का किसी प्रकार का कोई मेल था और ना ही दोनों परिवारों का। मन्नू के पिता इंदर कॉलेज में प्रिंसिपल थे और उस लड़की के पिता एक गरीब किसान थे। मन्नू और उसके पिता दोनों में गुटके तक का ऐब नहीं था। उधर लड़की के पिता और भाई एक नंबर के शराबी और कराबरा करने वाले व्यक्ति थे। मन्नू MA पास था, वह लड़की कक्षा 5वीं पास नहीं थी और ऊपर से उसके सामने का एक दांत भी टूटा हुआ था, जिसकी वजह से हंसते समय वह लड़की बड़ी अजीब लगती थी। सुनीता को कहीं से भी यह रिश्ता मन्नू के लायक नहीं लगा। वह वापस घर लौटना चाहती थी, लेकिन लड़की के घर वालों ने बिचौलियों से कहकर सुनीता पर अपनी लड़की को अंगूठी पहनाने का दबाव बनाया। सुनीता ने यह कहकर बात टालने की कोशिश की कि अभी ना तो मन्नू ने लड़की को देखा है और ना ही घर में किसी और ने, और बिना मन्नू के पिताजी की इजाजत के मैं लड़की को अंगूठी नहीं पहना सकती। पहले मन्नू और घर के बाकी लोग भी लड़की को देखेंगे और जब मन्नू के पिताजी चाहेंगे तब अच्छी तरह से लड़की की गोद भराई करेंगे। लेकिन बिचौलिया और लड़की के घर वाले सुनीता की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपनी अनपढ़,
गवार लड़की के लिए इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलता, और वह भी बिना दहेज के। उस समय मोबाइल फोन तो थे नहीं जो सुनीता घर पर किसी से बात कर पाती। उधर सुनीता के माँ बाप को भी यह रिश्ता पसंद था, इसलिए खुलकर इस रिश्ते के लिए मना नहीं कर सकी। अगर सुनीता इस रिश्ते के लिए मना करती तो खुद उसके ही माता पिता और यह समाज उसे ताने देता कि सौतेली माँ है, इसलिए मन्नू की शादी नहीं होने देना चाहती। जैसा कि अक्सर सुनीता को छोटी छोटी बातों पर ऐसे ही ताने सुनने को मिला करते थे, इसीलिए सुनीता ज्यादा कुछ नहीं कह सकी। और वहां सबके बार बार दबाव डालने पर सुनीता ने बेमन से उस लड़की को अंगूठी पहनाकर फल और मिठाई देकर हल्की फुल्की गोद भराई की रस्म पूरी की। अभी सुनीता मन्नू के लिए लड़की देखकर आई ही थी कि तेज बारिश होने की वजह से कच्चे आंगन में सुनीता की मां का पैर फिसला और वह जोर से कमर के बल गिर पड़ी, जिससे उसकी कमर में बहुत चोट आ गई। हालांकि यह एक सामान्य घटना हो सकती थी, लेकिन न जाने क्यों इस घटना से सभी के मन में एक नकारात्मक भाव पैदा हो गया कि आज उस लड़की की गोद भराई की है और आज ही नानी को इतनी चोट लग गई, यह अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन नाना नानी ने सभी की बातों का खंडन करते हुए इस घटना को नजरअंदाज करके रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात पर जोर दिया। लेकिन मन्नू क्या चाहता था, ये किसी ने नहीं सोचा। किसी ने भी मन्नू की पसंद नापसंद जानने की कोशिश नहीं की। वह तो आज भी अपने दिल में अपनी प्रेमिका की ही तस्वीर सजोए बैठा था। मन्नू अक्सर अपनी प्रेमिका की याद में लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं जैसे गाने गाया करता था। उसके इन गीतों में उसके दिल का दर्द साफ झलकता था। खैर, अब इन सब बातों में क्या फायदा। अब जो आरती छोटी थी वह तब नहीं जानती थी कि बहू कौन होती है और वह कहां से आती है। वह अपनी मन्नू भैया से बहुत प्यार करती थी। मन्नू भैया भी अपनी सारी बहनों से बहुत प्यार करते थे। वो सोचती थी कि जैसे लड़कियों के लिए आसमान से घोड़े पर सवार होकर राजकुमार आते हैं, वैसे ही लड़कों के लिए भी आसमान से कोई सुंदर लड़की आती होगी या देवी उतर कर आती होगी। वह तो यह भी नहीं जानती थी कि एक दिन बड़ी होकर उसे भी किसी के घर की बहू बनना है। खैर, यह तो आरती की छोटी उम्र की नादानी की बातें थी, लेकिन अब आरती बड़ी हो गई थी और धीरे धीरे सब समझने लगी थी। कुछ दिन बाद लड़की के भाई लड़के का घर देखने के लिए और शादी की बात पक्की करने के लिए मन्नू के घर आए। हालांकि मन्नू की फोटो देखकर और उसकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी के बारे में जानकर लड़की के घर वाले तो पहले ही रिश्ता तय कर चुके थे, लेकिन लड़के के घर जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखना और लड़के के पिता से बात करना भी जरूरी था। मन्नू और उसके घर वालों को दिखाने के लिए वे लोग अपनी बहन की फोटो साथ में लेकर आए थे। सुनीता के अलावा अभी तक किसी ने भी घर में उस लड़की को नहीं देखा था, इसलिए सभी लोग लड़की की फोटो देखने के लिए उतावले हो रहे थे। सबसे पहले मन्नू की बहनों ने अपनी होने वाली भाभी को देखना चाहा। जब उन्होंने अपनी होने वाली भाभी की फोटो को हाथ में लेकर देखा तो उन्हें वह लड़की अपने भैया के लिए कोई खास पसंद नहीं आई। जिन बहनों ने अपने सुंदर भैया के लिए आसमान से उतरने वाले किसी परिया देवी के सपने देखे थे, उस तस्वीर को देखकर उनके दिलों पर क्या बीती होगी, ये तो वही जानती होंगी। उन्होंने तुरंत अपनी मम्मी के पास जाकर वह फोटो दिखाते हुए कहा, मम्मी, तुम भैया के लिए कैसी लड़की देखकर आई हो, ये तो अच्छी नहीं लग रही। तो सुनीता ने कहा, हम क्या करें, हमारी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने जबरदस्ती लड़की को अंगूठी पहना दी, और फिर तुम्हारे नाना नानी की भी तो यही इच्छा है कि इसी लड़की से तुम्हारे भैया की शादी हो। फिर जब मन्नू ने उस लड़की की फोटो को देखा तो वह भी इस शादी से इनकार करने लगा। तब मन्नू की नानी ने मन्नू को समझाया, देख बेटा, तू शादी के लिए मना मत कर। तेरे बाप तो तेरी शादी तब करेंगे जब हम मर जाएंगे। भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया, कम से कम तू ही शादी करके हमें जीते जी बहू का मुंह दिखा दे। तब मन्नू भी नाना नानी की जिद के आगे मजबूर हो गया था। मन्नू के पिता ने भी कई बार सुनीता से कहा, तुम अपने माता पिता से कहकर यह रिश्ता कैंसिल करवा दो और अंगूठी वहां से वापस मंगा लो। अपने पति के कहने पर जब सुनीता ने अपनी माँ से यह रिश्ता तोड़वाने की बात कही तो सुनीता की माँ ने कहा, कैसी बात करती हो बिटिया, अब हम अंगूठी वापस नहीं मंगा सकते। इतने दिन से वह लड़की हमारे मन्नू के लिए बैठी होगी। अगर यह रिश्ता टूट गया तो समझो उस बेचारी की तो सारी उम्मीद टूट जाएंगी। इसलिए
अब अंगूठी वापस मंगाना ठीक नहीं है। घर में सभी ने कोशिश करके देख ली, नाना नानी की जिद के आगे किसी की एक नहीं चली और अंत में मन्नू का रिश्ता तय हो गया और शादी भी हो गई। ये भी सोचने वाली बात थी कि शादी मन्नू की हो रही थी या फिर नाना नानी की। कुछ बुजुर्ग लोग अपने स्वार्थ में अंधे होकर अपने बच्चों की खुशियों की बलि चढ़ा देते हैं और मन्नू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मन्नू के माता पिता और बहनें खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मन्नू पर उनका कोई अधिकार ही नहीं रहा। खैर, अब सबके सोचने से क्या होने वाला था, क्योंकि होता वही है जो ईश्वर चाहता है और जो व्यक्ति की तकदीर में लिखा होता है। खैर, जो कुछ भी हुआ उसे ईश्वर की इच्छा समझकर सभी ने स्वीकार कर लिया। अभी मन्नू की शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था और बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, क्योंकि बहू को मायके से ही शिक्षा देकर भेजा गया था। तुम्हारी सास सौतेली है, बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की है, इसलिए कभी उससे दबकर मत रहना और ज्यादा कुछ कहे तो अपनी आंखें दिखाकर उसे डरा दिया करना। और ना जाने क्या क्या उल्टी सीधी शिक्षा देकर लड़की को ससुराल विदा किया गया था। मन्नू के पिता अपनी बड़ी अनपढ़ बहू को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन बहू ने साफ इनकार कर दिया। मुझे नहीं पढ़ना, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। खैर, एक दिन मन्नू के पिता ने मन्नू से कहा, बेटा, बहू से कहो यहाँ आकर हमारे साथ बैठा करें। वह पढ़ी लिखी तो है नहीं, तो उसे कुछ ज्ञान और संस्कार की बातें हम सिखाएं, जिससे उसके अंदर कुछ अच्छे संस्कार आ सके, ताकि वह अपनी होने वाली संतान को भी अच्छे संस्कार दे सके। लेकिन इस बार मन्नू की बहू ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर घर वाले सब दंग रह गए। उसने मन्नू से कहा, मैं क्यों जाकर ससुर जी के पास बैठूं? मैं इनकी बहू लगती हूँ। कौन सा ससुर अपनी बहू को अपने पास बुलाकर बैठाता होगा? क्या वो मेरा मुंह देखना चाहते हैं? बताओ तो मुंह खोलकर आ जाऊं सामने, यही चाहते हैं ना वो? बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सभी के दिल को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे? वह कोई वस्तु तो थी नहीं जो उसे बदल देते। अब वह जैसी थी उसे निभाना तो था। खैर, उस दिन के बाद किसी ने भी उसे शिक्षा संस्कार संबंधी कोई बात नहीं की। मन्नू की शादी वाले दिन बारात लड़की के दरवाजे पर पहुंचते ही भयंकर आंधी आ गई थी। लड़की के द्वार पर खड़ा हुआ बहुत पुराना वृक्ष अचानक जड़ से उखड़कर गिर गया था। मन्नू की पगड़ी में लगी कलंगी आंधी में न जाने कहां उड़ गई थी, किसी को पता नहीं चला। तूफान की वजह से शादी की सारी व्यवस्था बिगड़ गई। तूफान थमने के बाद जैसे तैसे शादी का कार्यक्रम आगे बढ़ गया था। शादी होने के बाद बारात वापस लौट कर आई। फिर बहू ने ससुराल में आकर जैसे ही अपने कदम घर की दहलीज के अंदर रखे, वैसे ही फिर से आंधी आने लगी। पता नहीं यह सब क्यों हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी घटनाएं भविष्य में होने वाली किसी दुर्घटना का संकेत दे रही थी। प्रकृति भविष्य में घटने वाली अच्छी बुरी घटनाओं का संकेत पहले देने लगती है, लेकिन आज का मनुष्य अपने अहंकार, रीति रिवाज और लोक लाज के कारण वह सारी कार्य करता चला जाता है, जिसके लिए प्रकृति उसे बार बार रोकती है। उस समय मन में आने वाले हर बुरे ख्याल को नजरअंदाज करते हुए शादी का कार्य संपन्न किया गया था। जब कंगन खोलने का समय आया तो अपनी पत्नी के हाथ में बंधे हुए कंकण की हर गांठ को मन्नू ने बड़े धैर्य से खोल दिया था। लेकिन जब मन्नू की पत्नी की कंगन खोलने की बारी आई तो कुछ देर कोशिश करने के बाद जब वह कंगन की गांठ ना खोल सकी तो उसने झुंझलाकर कंगन को दोनों हाथों से पकड़कर तोड़ दिया। ये सब देखकर पास में खड़ी हुई एक रिश्तेदार महिला ने कहा, आज इसने कंकन तोड़ा है, ऐसे ही एक दिन यह मन्नू को भी तोड़कर रख देगी। उस समय उस महिला की बातें सबको बहुत बुरी लगी थी। उस समय सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए विवाह की सभी रस्में पूरी की गई। पूर्व जन्म के किसी अच्छे कर्म के फल स्वरूप अनीता को पढ़ा लिखा, सुंदर, संस्कारी और पत्नी से प्यार करने वाला पति, कुलीन ससुराल और सीधा साधा परिवार मिला। वहीं अनीता अनपढ़, बहुत ही झगड़ालू, रशाल और कंजूस थी। अनीता मन्नू की पत्नी का नाम था, जिसकी वजह से घर में आए दिन झगड़े शुरू हो गए थे। छोटी छोटी बातों पर अनीता ने घर में कलह शुरू कर देती और घर छोड़कर चले जाने की धमकी देती। दरअसल अनीता शुरू से ही अपने पति के साथ अकेली रहना चाहती थी। सास ससुर, 4 ननद और एक देवर उसे बोझ की तरह लगते थे। मन्नू का किसी के भी साथ उठना बैठना
उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। जब मन्नू अपनी बहनों के पास बैठता तो अनीता उसे ऐसे घूरती जैसे वह अपनी बहनों के पास नहीं, अनीता की सौतन के पास बैठा हो, और तब तक उसे घूरती रहती जब तक मन्नू वहां से उठ नहीं जाता। एक दिन मन्नू ने अपने दूसरे नंबर की बहन की सुंदरता की तारीफ कर दी। हमारे पूरे घर में अनीता ऋतु सबसे सुंदर है। हमारी ऋतु बिल्कुल राजकुमारी जैसी लगती है। अपने पति के मुंह से ननद की ऐसी तारीफ सुनकर अनीता के कलेजे पर मानो सांप लौट गए। उसके चेहरे पर ऋतु के प्रति मन में चल रहे ईर्ष्या के भाव साफ झलक रहे थे, पर वह उस समय अपने मन के भावनाओं को दबा गई और कुछ न कह सकी। लेकिन उसी रात अनीता ने मन्नू के कानों में न जाने कौन सा मंत्र फूंका। अगली सुबह ही मन्नू अनीता की सुंदरता की तारीफ करने लगा। वह अनीता की तुलना श्रीदेवी, हेमा मालिनी और रेखा जैसी खूबसूरत हीरोइनों से करने लगा, जो कि सचमुच बहुत बड़ी बात थी। मन्नू की बातों से बहनों ने समझ लिया कि लगता है कल की बात पर रात में भैया भाभी में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। भाभी ने भैया के कान टाइट किए होंगे, इसलिए आज वह ऐसा बोल रहे हैं। खैर, इस बात पर बहनों ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपनी भाभी की मुस्कुराहट के पीछे छिपी हुई ईर्ष्या को भांप रही थी। हालांकि पति और पत्नी की तारीफ करना अच्छी बात है, लेकिन ईर्ष्या के वशीभूत होकर पत्नी पति से अपनी झूठी तारीफ करवाए तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सत्य तो सत्य रहता है, किसी के कहने से बदल नहीं जाता। अब इतना तो साफ हो चुका था कि अनीता किसी की भी तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मन्नू और अनीता की जोड़ी ऐसी थी कि अगर वे दोनों कहीं साथ में जाते तो देखने वाले अनीता को मन्नू की भाभी समझने लगते, और जब लोग अनीता को आरती की सबसे बड़ी ननद के साथ देखते तो लोग अनीता को आरती की मां समझते। हालांकि अनीता कदकाठी और उसके हाथ पांव देखने में अच्छे थे, पर वह पहन ओढ़ कर घूंघट मारकर खड़ी होती तो मन्नू और अनीता की जोड़ी खूब जमती थी। लेकिन चेहरे पर से घूंघट हटने के बाद वह अपने पति की उम्र में काफी बड़ी दिखाई देती थी। उसके सामने के टूटे एक दांत की वजह से वह हंसते समय और अजीब लगती थी, पर फिर भी वह अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत समझती थी। वह अपने गोल मोल हाथ पांव और अच्छी कदकाठी के घमंड में ससुराल के हर सदस्य में कोई न कोई शारीरिक कमी निकालती रहती थी। हर दिन अपनी सास, ननद, यहाँ तक कि अपने पति में भी कोई न कोई खोट निकालकर खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करने में लगी रहती थी। अनीता ससुराल में भले ही किसी को पसंद नहीं करती थी, फिर भी सबने उसे मन से स्वीकार किया था। गरीब घर की लड़की थी और अनीता के मायके से शादी में ज्यादा कुछ नहीं मिला था, पर फिर भी सुनीता ने अपनी बहू के लिए कोई कमी नहीं रखी थी। पति और रिश्तेदारों के विरोध के बाद भी सुनीता ने अपनी बहू को ऊपर से नीचे तक जेवर से लाद दिया था। ननद तो अपनी भाभी को अपनी सहेली की तरह मानती थी। वह अपनी हर छोटी बड़ी बात अपनी भाभी के साथ शेयर करती थी, यहाँ तक कि अपने टॉफी, चॉकलेट और सब चीज अपनी भाभी के साथ शेयर करती थी। देवर तो अभी 5 साल का बच्चा था, उसे तो अभी सही गलत, अच्छाई बुराई से कोई मतलब नहीं था। अनीता का पति तो अनीता पर जान लुटाता था। वह अनीता को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। वह अनीता के सामने हो या पीछे कभी उसकी बुराई न तो खुद करता था और न ही अनीता के खिलाफ किसी के मुंह से एक शब्द सुनना चाहता था। वह अनीता की हर छोटी मोटी खुशी का ख्याल रखता था। फिर भी न जाने क्यों अनीता ने किसी के प्यार की कदर नहीं की, कभी किसी को अपना नहीं समझा। उसके मन में हमेशा सौतेलेपन का भाव रहा। जब अनीता अपने मायके जाती तो उसे विदा कराते समय सुनीता एक माँ की तरह अपनी बहू के दोनों हाथों को चूमती, तो इस पर भी अनीता कहती, ड्रामा करके दिखाती है। अरे वह तो सुनीता थी जो सौतेली होने के बावजूद भी अपनी बहू पर माँ की तरह प्यार लुटाती थी। वरना उन बहुओं से पूछो जिनकी सगी सास होते हुए भी कभी अपनी बहू के सिर पर प्यार से हाथ तक नहीं फेरती। पता नहीं अनीता के मन में क्या चल रहा था। जिसने अनीता पर इतना प्यार लुटाया, उतना ही अनीता ने उनका दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शादी के बाद अनीता जल्दी गर्भवती हो गई थी, इसलिए मन्नू के पिता ने मन्नू को समझाया, बेटा अब तुम पिता बनने वाले हो, कल को बच्चे होंगे, खर्चे बढ़ेंगे, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, इसलिए अब तुम अपनी नौकरी के बारे में सोचो।
अब इस तरह घर पर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। तो इस बार अनीता ने कहा, शादी के बाद नौकरी ठीक नहीं रहती। दरअसल अनीता सोचती थी कि जब मेरे ससुर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और नया ससुर प्राइमरी से रिटायर्ड हेड मास्टर है जिन्हें पेंशन मिलती है, तो फिर मेरे पति को नौकरी करने की क्या जरूरत है। अनीता नहीं चाहती थी कि मन्नू कहीं घर से बाहर जाए। वह चाहती थी कि उसका पति हर समय उसके पास बैठा रहे, उसकी सूरत निहारता रहे, उसे प्यार करता रहे। अनीता की सोच बिल्कुल बेतुकी थी, क्योंकि व्यक्ति के पास संपत्ति चाहे जितनी भी हो, लेकिन उसे कभी भी बैठकर हराम की नहीं खानी चाहिए। ऐसी सोच व्यक्ति को निकम्मा, निठल्ला और हरामखोर बना देती है। इसके अलावा मन्नू अपने पिता की इकलौती संतान नहीं था। मन्नू के अलावा उसके पास अभी 4 बेटियां और 1 बेटा भी था, लेकिन शायद अनीता को यह सब दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे तो शुरू से ही अकेला माल रखे की आदत जो थी। इसके बाद मन्नू ने घर से बाहर निकलना लगभग बंद सा कर दिया था। किसी विशेष काम के लिए ही वह घर से बाहर निकलता था। एक दिन मन्नू के पड़ोस के दोस्त मन्नू से मिलने के लिए उसके घर आए। उन्होंने कहा, यार मन्नू, अब तो तुम बिल्कुल घर से बाहर ही नहीं निकलते हो। शादी से पहले तो तुम घंटों हमारे साथ बिताया करते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शादी के बाद तुम हम सबको भूल गए हो। एक दोस्त ने तो यहाँ तक कह दिया, यार मन्नू, ज्यादा जोरू का गुलाम मत बनो, कभी तो घर से बाहर निकला करो। दोस्तों की यह बातें अनीता को मानो तीर की तरह चुभ गई। अब तो वह 1 सेकंड के लिए भी उन लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि वह कभी नहीं चाहती थी कि मन्नू उसे एक पल के लिए भी कहीं छोड़कर जाए। दोस्तों के जाने के बाद अनीता ने मन्नू को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि आज के बाद इन लोगों की शक्ल यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, और ना ही तुम इन लोगों से अब कोई मतलब रखोगे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ औरतें अपने पति को हर समय अपने पल्लू से बांध कर रखना चाहती हैं। वे नहीं चाहती कि उनके पति उनके अलावा किसी और से मतलब रखे। वे अपने पति पर सिर्फ और सिर्फ अपना एक अधिकार रखना चाहती है। अनीता भी उनमें से एक थी। अरे, जानवर भी एक खूंटे से बंधा बंधा थक जाता है, उसका भी दिन में कम से कम 1-2 बार खूंटा बदलना पड़ता है। तो फिर मन्नू तो एक इंसान था, और इंसान एक सामाजिक प्राणी होता है। एक व्यक्ति समाज में रहकर ही अच्छी प्रकार से जीवन जी पाता है। अनीता जैसी औरतें एक अच्छे भले व्यक्ति को उसके परिवार और बाहरी समाज से दूर करके एक घुटन भरी जिंदगी देकर जल्दी ही उसे काल का ग्रास बना देती है। कहते हैं, शादी के बाद बेटी ही नहीं, बेटा भी पराया हो जाता है। जो बेटा शादी से पहले माँ बाप भाई बहनों के लिए जान छिड़कता था, वही बेटा शादी के बाद किसी और की जान बन जाता है। जो बेटा शादी से पहले माँ के आंचल की छांव में रहता है, शादी के बाद उस बेटे को पत्नी के आंचल की खुशबू लुभाने लगती है। एक पुरानी कहावत है कि कहीं कहीं दीवारें भी चलने लगती है, तो इंसान की क्या औकात है। मन्नू भी तो एक इंसान ही था। अनीता जिस तरह दिन रात मन्नू के कान भरती रहती थी, आखिर कब तक उसकी बातों का मन्नू पर असर नहीं होता। अनीता जिस तरह हर दिन एक नया त्रिया चरित्र करके दिखा रही थी, उसके दुष्प्रभाव से मन्नू आखिर कब तक अछूता रह सकता था। और फिर मन्नू इस उम्र में भी एक कच्चे घड़े के समान था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और सहज ही उसकी बातों पर विश्वास भी कर लेता था। अनीता अक्सर मन्नू को सौतेलेपन का पाठ पढ़ाकर उसकी माँ सुनीता के खिलाफ भड़काती रहती थी। जब सुनीता अपने छोटे बेटे प्रवीण के लिए स्वेटर बुनती, तो अनीता मन्नू से कहती, मम्मी जी ने तुम्हें कभी अपने हाथों से स्वेटर बुनकर पहनाया है? जब सुनीता परीक्षा के लिए जाते समय प्रवीण को तिलक करके दही शक्कर खिलाकर भेजती, तो अनीता मन्नू से कहती, मम्मी जी ने तुम्हें कभी परीक्षा के लिए जाते समय तिलक लगाकर या दही शक्कर खिलाकर भेजा है? जब सुनीता ने अनीता की ऐसी भड़काऊ बातों को सुना, तो उसने अनीता से कहा, हाँ, मैंने कभी कुछ नहीं किया ही नहीं, तुमने ही तो उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। सुनीता प्रतिवर्ष अपने साथ साथ अनीता के लिए भी गर्मियों के मौसम में आरामदायक रहने वाले कोजन की साड़ियां और करवा चौथ पर भी साड़ी खरीद कर लाया करती थी। इसके बावजूद अनीता कहती, शादी के बाद मेरे लिए कभी साड़ी नहीं खरीदी गई। जब अनीता ऐसी भड़काऊ बातें करती, तो सुनीता भी उसका खुलकर विरोध करती थी। ऐसी बेतुकी बातों को लेकर आए दिन सास बहू में झगड़े होते रहते थे, और अनीता तुरंत अपने मायके फोन लगाकर अपनी गलतियों को छुपाकर
सीधा ससुराल वालों पर आरोप लगाती कि मुझे यहाँ बेवजह परेशान किया जा रहा है। अनीता अब तक इतना तो समझ चुकी थी कि वह अपने भोले भाले पति को बड़ी आसानी से मूर्ख बना सकती है। आप किसी भी इंसान को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन ईश्वर को कभी नहीं। वह आपके हर किए का हिसाब रखता है और सही समय आने पर सूद समेत हिसाब चुकता भी करता है। जहां एक तरफ सुनीता को साफ सफाई से रहना अच्छा लगता था, अच्छा पहनना पसंद था, वहीं दूसरी तरफ अनीता को घर की साफ सफाई करने की तो बात दूर, वह कभी खुद भी सज संवर कर साफ सफाई से नहीं रहती थी। इस बात पर दोनों सास बहू में कभी नहीं बनती थी। दरअसल अनीता अपने मायके में कच्चे घर में रहती थी। उसने शुरू से ही अपने भाइयों के साथ खेतों में काम किया था। इसके अलावा अनीता के घर में 10 भैंसें थी, जिनका सारा काम भी अनीता अपने भाइयों के साथ मिलकर करती थी। अनीता को ये सारे काम करना अच्छा लगता था। वह वापस उसी माहौल में जाना चाहती थी, कभी खेतों में तो कभी टल पर, कभी अपने आस पड़ोस के घर में। वह स्वतंत्रता पूर्वक घूमने वाली और अपने घर की तिजोरी की मालकिन रही। अनीता को ससुराल की 4 दीवारी, ससुराल का अनुशासन और वहां के तौर तरीके, सबसे बड़ी बात साफ सफाई को लेकर आए दिन सौतेली सास से मिलने वाले तानों से अनीता का अब उस घर में दम घुटने लगा था। जैसा कि अनीता पहले से जानती थी, उसे मन्नू के नाना नानी के पास रहना है, इसलिए वह जल्दी से जल्दी ससुराल का घर छोड़कर नाना नानी के घर जाना चाहती थी। त्रिया चरित्र करके दिखाना स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा हथियार है। आंसुओं का इस्तेमाल करके अपने पति से अपनी इच्छाओं को, गलत बात को भी मनवाना, किसी और के सामने इमोशनल करके ड्रामा दिखाना, उसे बेवकूफ बनाना, ये सब करना अनीता के बाएं हाथ का खेल था। और यही सब चरित्र रचकर अनीता ने मन्नू को अपने साथ नाना के घर चलने के लिए तैयार कर लिया। सुनीता ने साफ सफाई को लेकर घर में थोड़े अलग नियम बना रखे थे। वह नहाने के बर्तन अलग, कपड़े धोने और पोछा लगाने के लिए अलग बर्तन रखती थी। एक दिन बाथरूम की सफाई करते समय अनीता ने जो गंदा मग्गा था, उसे नहाने के भरे रखे अच्छे बर्तनों में डाल दिया था, जिसे देखकर आरती ने अनीता से कहा, भाभी, तुमने यह गंदा मग्गा नहाने की साफ बाल्टी में क्यों डाल दिया? अब इस बाल्टी को मांझ कर साफ करना पड़ेगा। आरती का इतना कहने की देर थी कि अनीता आग बबूला हो उठी। उसने मन्नू से कहा, अब तक तो तुम्हारी मम्मी जी मुझे ताने मारती रहती थी और अब इन लोगों ने भी मुझे ताने मारने शुरू कर दिए हैं। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। अब यहाँ से मुझे जल्दी से जल्दी नाना नानी के घर लेकर चलो, नहीं तो मैं अपने भाइयों को बुलाकर उनके साथ मायके चली जाऊंगी। इतनी छोटी सी बात का बवाल बनाकर अनीता ने इस दहलीज पर कभी लौटकर ना आने की धमकी देकर मन्नू के साथ उसके नाना के घर चली गई। यह अनीता की जीत की पहली सीढ़ी थी। नाना के घर पहुंचते ही अनीता ने अपने ससुराल वालों पर वो गहरे आरोप लगाए जो कभी हुआ ही नहीं था। नाना के घर पहुंचते ही अनीता ने इमोशनल ड्रामा करना शुरू कर दिया। उसने मन्नू की नानी से कहा, नानी जी, मुझे मम्मी जी ने यह कहकर घर से निकाल दिया। चल निकल यहाँ से, यहाँ तेरा कुछ भी नहीं है, ना इस प्रॉपर्टी पर तेरा कोई हिस्सा है। और जो शादी में मेरे घर वालों ने दहेज में 1 लाख रुपए देने की बात कहकर उसकी जगह 41,000 दिए थे, उस बात को लेकर भी मुझे परेशान किया गया है। और नानी जी, मम्मी जी का तो छोड़ो, मुझसे उनके इतने छोटे ननद और देवर तक का व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं है। लेकिन नानी जी, आपको मेरी कसम, आप इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगी, आप नाना जी तक को भी नहीं बताएंगी। नानी, आपको मेरी कसम है, मेरे नसीब में जो कुछ है मैं उसे चुपचाप सह लूंगी। नानी जी, मगर मम्मी जी मुझे प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं देना चाहती तो ना दे, मैं बिना प्रॉपर्टी के रह लूंगी, मुझे उनका कोई लालच नहीं है। नानी जी, वो मुझे प्रॉपर्टी से छीन सकती है, लेकिन मेरा नसीब नहीं। नानी जी, मैंने बस आपको अपना समझकर अपने दिल की हर बात आपसे कह ली है। मेरा मन हल्का हो गया है, लेकिन आप इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। ऐसी बातें करके अनीता नानी की नजरों में खुद तो महान बन गई और उनके मन में उनकी ही बेटी और उनके बच्चों के प्रति नफरत का बीज भी बो दिया। और साथ ही उसने नानी को अपनी कसम देकर बाध्य कर दिया ताकि उसकी कही हुई मनगढ़ंत कहानी ससुराल तक ना पहुंचे और वह नानी की नजरों में महान बनी रहे। लेकिन कहते हैं ना कि एक बुरा व्यक्ति अच्छाई का लिबास ओढ़कर
आखिर कब तक अच्छा बनकर रह सकता है। धीरे धीरे अनीता की असलियत सामने आने लगी। ठीक उसी प्रकार अनीता भी आखिर कब तक अच्छाई का लिबास ओढ़कर रह सकती थी। इसलिए धीरे धीरे करके उसकी असलियत भी नानी के सामने आने लगी थी। शुरू में 10 दिन तो सब ठीक ठाक चला। फिर अनीता ने वहां भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। नानी के घर जाते ही अनीता के लिए उसके मायके से एक भैंस भी आ गई थी। ये भैंस अनीता के भाइयों ने उसे इसलिए दी थी ताकि वह पहले की तरह मन भर के घर का घी दूध, क्योंकि अनीता को मोल का घी दूध खाने की आदत नहीं थी। लेकिन पैसों की लालची अनीता ने सोचा क्यों ना भैंस के दूध का व्यापार कर लिया जाए। इसलिए भैंस का दूध घर में खाने पीने की बजाय उसने बेचना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने गर्भ अवस्था के दौरान भी एक बूंद दूध नहीं पिया और सारा का सारा दूध बेच देती थी। अनीता को पैसों से इतना लगाव था कि वह रूखा सूखा खा सकती थी, फटे पुराने कपड़े पहन सकती थी, घर में बिना सुख सुविधाओं के रह सकती थी, लेकिन अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती थी। और उसे दूसरों का दिया हुआ मुफ्त का खाना पहनना बहुत पसंद था, लेकिन अपनी मेहनत का 1 रुपया खर्च करना भी उसे गंवारा नहीं था। वह सिर्फ अपने पास रखे हुए पैसों को देखकर ही खुश होती रहती थी। यह अनीता की बड़ी अजीब सी मानसिकता थी। इधर अब अपनी मनपसंद बहू के घर आ जाने से नाना नानी बहुत खुश थे, क्योंकि बुढ़ापे में उनकी देखरेख करने के लिए उन्हें सहारा जो मिल गया था। अपनी बेटी की तरह ही मन्नू की नानी भी एक साफ सफाई पसंद महिला थी। वह अपने कच्चे घर को भी बहुत ही साफ सुथरा लीप पोत कर टनाटन रखती थी। मन्नू की नानी ने अपनी मंझली बेटी की बेटी प्रिया को अपने पास सहारे के लिए रखा था, जो 5 साल की उम्र से ही अपने नाना नानी के साथ रह रही थी। प्रिया 15 साल की हो चुकी थी। मन्नू के नाना रणविजय सिंह चौहान अपने गांव के प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने समाज सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। वे एक अच्छे कवि और प्राइमरी स्कूल के रिटायर्ड हेडमास्टर थे। अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत और देशभक्ति उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके कलम की ताकत तलवार की धार से भी तेज थी, जिसके आगे उस इलाके के डकैत भी थर्राते थे। गांव में यदि किसी भी व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता होती तो वह रणविजय सिंह के दर पर ही जाकर गुहार लगाता था, और वे भी अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। रणविजय सिंह बड़े खुश होकर कहा करते थे, अगर कोई कहे कि ठाकुर के दोनों गांवों में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है तो हमारा ही नाम आएगा। अनीता के मायके से उसकी भैंस आ जाने के बाद ठाकुर साहब के घर में मानो जो दिलदारगी हो गई थी। उन्होंने घर में जहां पर रसोई बनाई हुई थी वहां पर अनीता ने भैंस बांधना शुरू कर दिया। जिस बरामदे में सभी लोग चारपाई डालकर सोया करते थे वहां अनीता ने भैंस के लिए भूसा स्टोर कर दिया था। उसी बरामदे में जो थोड़ी सी जगह बची थी वहां पर अनीता ने खाना बनाना शुरू कर दिया था। अनीता ने ठाकुर साहब के घर का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। जिस घर में हमेशा साफ सफाई के साथ प्रेम और शांति रहा करती थी, अब उस घर में गंदगी और अशांति रहने लगी। दरअसल अनीता उस घर में अपना अकेला ही रात चाहती थी, इसलिए उसने प्रिया को उस घर से निकालने के लिए प्रपंच रचना शुरू कर दिया। प्रिया, यह काम कर लो, प्रिया वह काम कर लो। इस तरह अनीता पूरे दिन प्रिया पर अपना ऑर्डर चलाया करती थी। अगर प्रिया किसी काम में आनाकानी करती तो अनीता उसे खाना नहीं देने की धमकी देकर उससे जबरदस्ती काम कराती। प्रिया जब अपने नाना नानी से अनीता की शिकायत करती तो अनीता को नाना नानी से डांट भी खानी पड़ जाती थी, जिसकी वजह से प्रिया अनीता की आंखों में और ज्यादा चुभने लगती थी। लेकिन नाना नानी के आगे अनीता की दाल गल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक एक करके अनीता के असली रंग सामने आने लगे। ठाकुर साहब और मन्नू की नानी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने अपने प्यारे मन्नू की शादी एक गलत लड़की से करवा दी थी, लेकिन अब पछताने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। खैर, शादी के लगभग 1.5 साल बाद अनीता ने एक बेटी को जन्म दिया जो बहुत प्यारी और खूबसूरत थी। लड़की के जन्म की खबर सुनकर मन्नू के नाना नानी उदास हो गए थे, क्योंकि भगवान ने उन्हें कोई बेटा नहीं दिया था। मन्नू के नाना नानी ने भी 5 बेटियों को जन्म दिया था। उन्हें इस बात का अफसोस था
कि उनकी गोद से कभी किसी बेटे ने जन्म नहीं लिया और इस बार तो उन्हें अपनी दहली पर पोता होने की पूरी उम्मीद थी, जो लड़की होने से टूट चुकी थी। नातिन पैदा होने की खबर सुनकर मन्नू के पिता भी निराश हो गए थे, क्योंकि उन पर पहले ही 4 बेटियों का बोझ था और अब मन्नू भी एक बेटी का पिता बन गया था, जो अभी तक बेरोजगार था। पूरे परिवार का खर्च मन्नू के पिता अकेले उठा रहे थे, इसलिए उनकी चिंता अब और ज्यादा बढ़ गई थी। सुनीता ने तो नाती होने की उम्मीद में पहले ही उसके लिए कपड़े, गहने, तेल, साबुन, पाउडर, कंघी और ना जाने क्या क्या सामान मंगाकर रख लिए थे। मन्नू की बहनें तो उम्र में अभी छोटी थी, इसलिए उन्हें लड़की हुई या लड़का हुआ इस बात से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस इस बात की खुशी थी कि उनके घर एक नन्हा सा मेहमान आ गया, जो बहुत सुंदर था। बेटी के जन्म से अनीता चिंता में डूब गई थी। उसने मन्नू से कहा, तुम्हारी तो नौकरी भी नहीं लगी है, ऊपर से भगवान ने हमें यह लड़की और दे दी, अब इसके शादी विवाह का खर्चा कैसे उठाओगे? मन्नू ने अनीता की चिंता भरी बातों को सुनकर एक गहरी सांस लेते हुए उसे समझाया, अभी से क्यों फालतू की चिंता करती हो, भगवान सब इंतजाम करेंगे। खैर, लड़की पैदा होने की वजह से सबका मन उदास जरूर हो गया था, लेकिन वह इतनी सुंदर थी कि उसे देखने के बाद सबके निराश मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ती थी। कोई भी उसकी सुंदरता की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। जरा सी देर में पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि मन्नू की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर बच्ची को जन्म दिया है। थोड़ी निराशा के बाद अब सबके चेहरे पर खुशी झलकने लगी थी। पूर्णिमा के दिन पैदा होने के कारण बच्ची का नाम पूर्णिमा रखा गया। पूर्णिमा के जन्म के बाद अनीता उसके भविष्य को लेकर परेशान रहने लगी थी। जो अनीता शुरू में कहा करती थी कि शादी के बाद नौकरी अच्छी नहीं रहती, वही अनीता अब हर दिन मन्नू से कहती थी, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, लेकिन पैसा कमा कर लाओ। क्योंकि मन्नू क्षत्रिय कुल का पढ़ा लिखा बेटा था, इसलिए वह कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सकता था और वह शुरू से ही लाड प्यार में पला था, जिससे खेती बाड़ी संभालना भी उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए जो अनीता शुरू में मन्नू से कहती थी, तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है, तुम बस हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहा करो, वही अनीता आज कहने लगी, तुमसे शादी करने से तो अच्छा होता कि मेरी शादी किसी मजदूर से हो जाती, वह कम से कम रोज के 200 रुपये मेरे हाथ पर तो लाकर रखता, लेकिन तुम तो किसी भी काम के नहीं हो, मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुमसे मेरी शादी हुई। अनीता की ऐसी बातें सुनकर मन्नू बहुत परेशान रहने लगा। वह खुद को बहुत बेसहारा और लाचार महसूस कर रहा था। उसे भी कहीं ना कहीं यह समझ आने लगा था कि ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों की जिंदगी खराब कर देता है। बच्चों को शुरू से ही मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि बड़े होकर उन्हें किसी का मोहताज ना रहना पड़े। दरअसल अनीता खेतीबाड़ी के काम में भी परफेक्ट थी, इसलिए वह मन्नू को अपने साथ खेत में ले जाकर उसे काम सिखाने लगी। शुरू शुरू में मन्नू को यह बहुत अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे पत्नी के सहयोग से वह खेती संभालना सीख गया। मन्नू इस बात के लिए अपनी पत्नी अनीता का बहुत शुक्रगुजार था, क्योंकि अनीता ने उसे मेहनत करके जीना सिखाया था। पति पत्नी का रिश्ता होता ही इसलिए है कि मुसीबत के समय में एक दूसरे का सहयोग करे। मन्नू और अनीता ने भी इस मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे का खूब साथ निभाया। मेहनत के मामले में अनीता की सोच सकारात्मक थी, लेकिन अन्य सभी मामलों में उसकी सोच हमेशा नकारात्मक रहती थी। अपनी नकारात्मक सोच के कारण अनीता कभी कभी बहुत ही निराशा भरी बातें करने लगती थी। उसके साथ रहते रहते मन्नू की सोच भी नकारात्मक हो गई थी। एक बार अनीता ने मन्नू से कहा, अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगी तो पूर्णिमा की शादी कैसे करोगे, और बुढ़ापे में हम दोनों का क्या होगा? तो मन्नू ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, नाना का खेत बेचकर पूर्णिमा की शादी कर देंगे और फिर बाद में हम दोनों जहर खाकर मर जाएंगे। पता नहीं उन दोनों के मन में इतनी निराशा भरी बातें क्यों आती थी। आखिर क्या कमी थी उनके पास? भगवान का दिया सब कुछ तो था उनके पास, पर फिर भी इतनी नेगेटिव सोच थी। हाईवे पर मन्नू के पिता का 350 वर्ग गज जगह में बना आलीशान मकान और 2 दुकानें, 350 वर्ग गज का एक प्लॉट, पिता की सरकारी नौकरी, पिता और नाना के पास मिलाकर कुल में मन्नू के पिता का 350 वर्ग गज जगह में बना आलीशान मकान और 2 दुकानें।
350 वर्ग गज का एक प्लॉट, पिता की सरकारी नौकरी, पिता और नाना के पास मिलाकर कुल 34 बीघा खेती, नाना का मकान और उनकी पेंशन बीघा खेती, नाना का मकान और उनकी पेंशन। इसके अलावा अनीता के मायके से मिली मुफ्त की भैंस का दूध बेचकर जो पैसे आते थे उन्हें भी अनीता अपने पास ही रखती थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी दोनों हमेशा नकारात्मक बातें ही सोचते थे। मन्नू के घर में एक बेटी के जन्म के बाद दोनों की सोच बदलती चली गई और वे नकारात्मकता के दलदल में धंसते चले जा रहे थे। पूर्णिमा के जन्म के बाद अनीता ने अपने मायके में सीखा हुआ ब्याज का धंधा यहाँ भी शुरू कर दिया, जो खूब फल फूल रहा था। इसी बीच अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव के कारण ठाकुर रण विजय सिंह ने अपनी जायदाद की वसीयत करवाने का मन बनाया। इसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बेटियों और दोनों दामादों को अपने पास बुला लिया। रण विजय सिंह अपनी जायदाद को अपनी दोनों बेटियों और मन्नू के बीच बराबर 3 हिस्सों में बांटना चाहते थे, लेकिन अनीता के उकसाने पर मन्नू ने रण विजय सिंह के इस फैसले का विरोध किया। उसने अपने नाना से कहा, नाना जी, आपके पास जिंदगी भर हमें रहना है और मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है। ऊपर से भगवान ने हमें लड़की भी दे दी है। हम तो आपके भरोसे पर रहने आए थे। अब अगर आप ऐसे प्रॉपर्टी के बराबर 3 हिस्से करोगे तो ये तो गलत होगा। हमें सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी चाहिए। मन्नू की बातें सुनकर नाना कुछ कहते, इससे पहले मन्नू की दोनों मौसियों ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मन्नू ठीक कह रहा है, आप उसे हमसे ज्यादा जमीन दे दो। इस प्रकार सबकी रजामंदी से ठाकुर रण विजय सिंह ने अपनी 17 बीघा जमीन में से 4.5 बीघा जमीन अपनी दोनों बेटियों के नाम और 8 बीघा जमीन मन्नू के नाम कर दी। अब अनीता अपनी जीत की सीढ़ी के दूसरे पायदान पर पैर रख चुकी थी। पूर्णिमा अभी 2 साल की भी नहीं हुई थी कि अनीता ने दूसरी बार फिर एक बेटी को जन्म दिया। इस बार तो अनीता लड़की का नाम सुनते ही फूट फूट कर रोने लगी और घर के बाकी सदस्य भी गहरी चिंता में डूब गए। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे? ये कोई अपने हाथ की बात तो नहीं थी, इसलिए जो कुछ भी हो रहा था उसे ईश्वर की इच्छा समझकर सभी लोग बेमन से उसे स्वीकार कर रहे थे। अनीता की दूसरी बेटी पूर्णिमा की तरह सुंदर नहीं थी और किसी को उसकी चाहत भी नहीं थी, इसलिए सब उसे देखकर मोह बना रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर हमेशा बुरा नहीं करता, वह कुछ ना कुछ अच्छा भी करता है। दूसरी बेटी के जन्म के 15 दिन बाद ही पता चला कि मन्नू का बीटीसी में नंबर आ गया है। मन्नू का बीटीसी में नंबर आने की खबर सुनते ही पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। इस खुशी की खबर को सुनते ही सब लोग दूसरी बेटी होने के गम को भूल गए। जो बेटी अब तक किसी को अच्छी नहीं लग रही थी, उसके आने से मन्नू की नौकरी का नंबर आ जाने से वह बेटी अब सबको प्यारी लगने लगी। दूसरी बेटी मन्नू के लिए लकी थी, इसलिए मन्नू उससे बहुत प्यार करने लगा था। अब अनीता भी बेटियों के भविष्य की चिंता नहीं कर रही थी। अनीता और मन्नू को अब बेटियों के भविष्य की चिंता नहीं रही, लेकिन उन्हें बेटा ना होने की चिंता अभी भी सता रही थी। इसी चिंता में एक दिन मन्नू ने अनीता से कहा, अनीता, अगर हमारे लड़का नहीं हुआ तो हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा? हमारी प्रॉपर्टी तो ये घर वाले ही ले लेंगे। इस पर अनीता ने कहा, देखो जी, ऐसा है, मैं भी इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे घर वालों के हाथ में जाने दूंगी। अगर हमारे लड़का नहीं हुआ तो मैं अनाथालय से लड़का लाकर बैठा दूंगी, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को हाथ से नहीं जाने दूंगी। अपने भैया भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आरती, जो कुछ दिनों के लिए अपने नाना नानी के घर घूमने आई थी, ये बात सुनकर दंग रह गई और सोचने लगी कि भाभी के साथ रहकर भैया की बुद्धि कितनी छोटी हो गई है। वह किस तरह की अनाप शनाप बातें सोचते हैं। अब तो भैया पूरी तरह से भाभी के रंग में रंग चुके हैं। अपने ही परिवार के प्रति इन लोगों के मन में इतनी गलत धारणा है। यह सब सोचते हुए आरती यह बात जाकर नाना से कह देती है। अनीता और मन्नू के मनोविकारों को जानने के बाद ठाकुर साहब के दिल को बहुत बड़ा धक्का लगा और वह बड़बड़ाने लगे, इन लोगों को जमीन देकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे, लड़का नहीं हुआ तो क्या हुआ, लड़कियां तो है, इन्हें ही प्रॉपर्टी दे सकती हैं। लड़कियों के होते हुए इसे अनाथालय से लड़का लाने की बात इसने सोची भी कैसे। अब ठाकुर साहब अपने द्वारा की गई गलतियों के लिए बहुत पछता रहे थे, लेकिन अब सब कुछ हाथ से निकल चुका था।
अब उनके पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं था। 2 लड़कियों के पैदा होने के बाद अब घर के खर्चे भी बढ़ गए थे। अब प्रिया के ऊपर होने वाले छोटे से छोटे खर्चे भी अनीता को खटकने लगे थे। अब वह एक पल के लिए भी प्रिया को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हद तो तब हो गई जब एक दिन मन्नू ने खुलकर कह दिया, या तो चुपचाप प्रिया को उसके घर भेज दो, नहीं तो इस घर में किसी दिन बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। अब इस घर में या तो प्रिया रहेगी या फिर मैं। अनीता की ऐसी दुष्टता भरी बातों को सुनकर ठाकुर साहब ने उसे फटकार लगाई और कहा, प्रिया इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर तुझे इस घर में रहना है तो अच्छी तरह से रह, नहीं तो इस घर से जहां तुझे जाना है जाओ। इस पर अनीता ने आत्महत्या करने की धमकी दे दी और कहा, तुम लोग मेरे पीछे मत पड़ो वरना मैं तुम सबको जेल की हवा खिला दूंगी। ठाकुर साहब भी ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, तेरे जैसे मरने और मारने की धमकी देने वाले हमने अपने जीवन में बहुत देखे हैं। तू मरने वालों में से तो नहीं है, तू तो मारने वालों में से है। इसके जवाब में अनीता ने कहा, हाँ तुम लोग तो यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं। अगर तुम लोगों की चलती तो आज मेरी समाधि पर बहुत बड़ी घास उगाई होती। अनीता के ऐसे दुर्व्यवहार और उसकी बातों से ठाकुर साहब और मन्नू की नानी का सीना छलनी हो रहा था। ठाकुर साहब लज्जित और पराजित से होकर चारपाई पर बैठ गए और बड़बड़ाने लगे, इसकी जीभ में कितना जहर भरा हुआ है। ये औरत हमेशा जहर ही उगलती है। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि मन्नू भी चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसने एक बार भी अनीता से यह नहीं कहा कि तुम मेरे नाना नानी से इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। ठाकुर साहब और मन्नू की नानी राजेश्वरी देवी को अब यह विश्वास हो गया कि उनका प्राण प्रिय मन्नू अब पराया हो चुका है। लेकिन कहते हैं ना, बच्चे भले माँ बाप को भूल जाएं, लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चों को नहीं भूलते। ठाकुर साहब और मन्नू की नानी ने मन्नू को अपना बेटा माना था, इसीलिए वे उसकी हर गलती को माफ कर रहे थे, जिसके लिए कहीं न कहीं खुद को ही जिम्मेदार मान रहे थे। घर में ज्यादा कलह ना हो, ये सोचकर ठाकुर साहब ने अपनी प्यारी नातिन प्रिया को, जिसे उन्होंने बहुत छोटी उम्र में सीने से लगाकर पाला था, उसे उसके माता पिता के पास भेज दिया। अब अनीता अपनी जीत की सीढ़ी के तीसरे पायदान पर थी। शादी के बाद मन्नू तो अपनी दुनिया में व्यस्त हो गया था। प्रिया के सहारे से नाना नानी के दिन आसानी से कट रहे थे, लेकिन प्रिया के चले जाने से अब वे खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगे थे। क्योंकि अनीता नाना नानी को खाना तो समय से बनाकर दे दिया करती थी, लेकिन प्रिया की तरह वह नाना जी को हार्ट की दवा देना, सुबह शाम नाश्ता बनाना, उनके धुले हुए कपड़ों को इस्त्री करके रखना, उनके बिस्तर को प्रतिदिन झाड़कर साफ करना और गंदे होने पर चादर और तकिए के कवर को धोना, दोनों समय उनके पीने के पानी की कलसी को मांझकर ताजे पानी से भरना, एक हाथ से बेकार नानी के बालों को प्रतिदिन कंघी करना, बूढ़े लोगों के साथ बैठकर कुछ समय बिताना, इन सब बातों से अनीता को कोई मतलब नहीं था। एक समय था जब ठाकुर साहब सीना तान कर कहा करते थे, ठाकुरों के दोनों गांवों में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति हम ही हैं। वहीं ठाकुर साहब आज कहने लगे, अगर कोई पूछे आज के समय में दोनों गांवों में सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति कौन है, तो वह हम ही हैं। इसी तरह धीरे धीरे लगभग 1 साल का समय बीत गया और मन्नू की बीटीसी की ट्रेनिंग भी लगभग आधी हो चुकी थी। अनीता के दुर्व्यवहार और प्रिया के चले जाने से ठाकुर साहब और मन्नू की नानी वैसे ही दुखी थे। इसके अलावा उन्हें मन्नू की ट्रेनिंग पूरी होते ही नौकरी के लिए घर छोड़कर चले जाने की बात भी अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। अब वे पूरी तरह टूट चुके थे और उनकी जीने की इच्छा भी समाप्त होती जा रही थी। चिंता के कारण मन्नू की नानी अब बीमार रहने लगी थी। उसकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। 1 महीने की बीमारी के बाद राजेश्वरी देवी, जो मन्नू की नानी थी, जो 1 महीने से अपनी मंझली बेटी के घर पर रह रही थी, उनका स्वर्गवास हो गया। मन्नू की नानी का अचानक सबको छोड़कर चले जाना सभी के लिए बड़ा हृदयघात था। उनकी मृत्यु से पूरा परिवार शोकग्रस्त हो गया था, लेकिन विधि के विधान के आगे सभी लोग मजबूर थे। राजेश्वरी देवी के जाने से ठाकुर साहब पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। 64 वर्षों का साथ निभाने के बाद उनकी प्राण प्रिय जीवन संगिनी अब उनका साथ छोड़कर चिर निद्रा में लीन हो गई थी। पत्नी के जाने के बाद
अब ठाकुर साहब भी बीमार रहने लगे। पत्नी का वियोग और वक्त की मार झेलते हुए पत्नी की मृत्यु के 10 महीने बाद ठाकुर साहब भी 84 वर्ष की आयु में इस संसार से विदा हो गए। धीरे धीरे 2 साल का समय बीत गया और इन्हीं 2 सालों के दरमियान अनीता तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन हर बार अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लगने पर उसकी कोख में लड़की है तो वह अपना गर्भपात करवा रही थी। अब पूरे गांव में इस बात की चर्चा थी कि मन्नू के नानी की तरह अनीता की कोख में भी अब तक एक बार भी लड़का नहीं आया। गांव के कुछ बुजुर्ग आपस में कानाफूसी कर रहे थे, जब तक अनीता इस देहरी पर रहेगी तब तक उसे लड़का नहीं होगा। अनीता को यह देहरी छोड़कर अपनी ससुराल जाना चाहिए, तभी इसके लड़का हो सकता है। गांव के लोगों की ऐसी बातें सुनकर जब अनीता के कानों तक पहुंची तब उसका माथा ठनका। लड़के की ख्वाहिश में अनीता जल्दी से जल्दी यह देहरी छोड़कर जाना चाहती थी। इधर मन्नू की बीटीसी की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी 6 महीने की विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग बाकी थी और अब उसकी ज्वाइनिंग का समय भी नजदीक आ गया था, जिसके लिए उसे नाना का घर छोड़कर वापस अपने घर ही लौट कर आना था। हालांकि अनीता वैसे तो 5वीं कक्षा पास भी नहीं थी, लेकिन पैसे कमाने में उसका दिमाग बहुत तेज था। वह छोटी से छोटी चीज से पैसे कमाने में माहिर थी। शादी के बाद जब अनीता मन्नू के साथ नाना के घर रहने के लिए गई थी, तब उसकी सुविधा के लिए मन्नू के नाना ने नई गैस मंगवा दी थी ताकि अनीता को चूल्हे पर खाना नहीं बनाना पड़े। लेकिन यहाँ भी अनीता ने सुविधा का लाभ उठाने की बजाय गैस बेचकर रुपए कमाने की सोची। घर में गैस होने के बाद भी अनीता चूल्हे पर ही खाना बनाती थी और सिलेंडर को ब्लैक में बेचकर उससे पैसे कमा लेती थी। शादी में अनीता के लिए जो जेवर बनवाया गया था, वो पूरा जेवर लगातार 2 साल अनीता के पास ही रहा, लेकिन उस जेवर को किसी भी शादी, पार्टी या तीज त्योहार में पहनने की बजाय अनीता ने उसे गिरवी रखकर पैसे ब्याज पर उठा दिए थे और उसे ब्याज के पैसे कमाती थी और किसी भी तीज त्योहार, शादी, पार्टी में बिना जेवर पहने जाती थी। और जब कोई उससे पूछता कि ऐसे बिना जेवर के क्यों आई हो, तो वह कह देती, मेरा जेवर सास ने ले लिया है। मन्नू की दूसरी नंबर की बहन रितु को सज धज कर फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था, इसीलिए एक दिन वह अपनी भाभी का लहंगा चुनरी पहनकर फोटो खिंचवा रही थी। इस पर मन्नू ने रितु से कहा, दूसरे के चढ़ाई की चीज तुम क्यों पहने हो, किसी की ढाई की चीज नहीं पहनी जाती। मन्नू की बात सुनकर सुनीता को गुस्सा आ गया, इसलिए वह मन्नू से कहती है, अगर ऐसी बात है तो दूसरे की चढ़ाई की चीज नहीं पहनी जाती तो फिर मेरे चढ़ाई का मांग टीका मुझे वापस कर दो। जब भाभी के चढ़ाई की चीज ननद नहीं पहन सकती तो फिर सास के चढ़ाई की चीज बहू कैसे पहन सकती है। सुनीता की यह बात मन्नू और अनीता को बहुत बुरी लगी और झुंझलाहट में आकर अनीता ने मन्नू के आगे जेवर की पोटली यह कहकर पटक दी, लो सारी चीज दे आओ आज जाकर उन्हें। आज टीका मांग रही है, कल को कुछ और मांगेगी। एक एक करके मांगने से अच्छा सारी चीज इकट्ठी दे दो जाकर, रोज रोज का झंझट ही खत्म। मन्नू ने वह पोटली सुनीता के हाथों में थमा दी और कहा, लो आप सारी चीज ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सुनीता पोटली में से सिर्फ अपना मान टीका निकालकर पोटली मन्नू को वैसी की वैसी लौटा देती है। क्योंकि मन्नू का किसी से भी ज्यादा बहस करने वाला स्वभाव नहीं था, इसलिए वह चुपचाप उस पोटली को वापस ले जाता है। मन्नू की शादी को लगभग 2 साल बाद राजवीर सिंह को यह पता चलता है कि अनीता ने अपना शादी का जोड़ा और कुछ जेवर अपने भाई की शादी में भाभी पर चढ़ाने के लिए भेज दिया था। तो राजवीर ने मन्नू को बुलाकर इस बारे में पूछा, तो मन्नू ने इसके जवाब में अपने पिता से कहा, हाँ चढ़ाया था तो क्या हो गया, क्या इस चीज पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो राजवीर ने कहा, यह बात अधिकार की नहीं है, घर में बुजुर्गों का भी कोई सम्मान होता है कि नहीं। बुजुर्गों के सम्मान की बात है। अगर साले की शादी में जेवर चढ़ाने से पहले एक बार हमसे पूछ लेता तो क्या हम मना कर देते। इस बात पर मन्नू ने कहा, अच्छा तो आपका मतलब है छोटी छोटी बातों के लिए भी हमें आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। मन्नू का ऐसा जवाब सुनकर राजवीर कुछ पल भौंचक के रहकर उसका मुंह देखते रहे। वे मन ही मन सोच रहे थे, यह उनका वही सीधा सादा मन्नू है, ये कब इतना बोलना सीख गया। राजवीर सिंह ने कहा, हमारी ही गलती है बेटा, हमने तुम्हें शुरू से ही पूरा जेवर सौंप दिया, इसलिए तुम्हारे दिमाग खराब हो गए हैं। शादी के बाद
हमने जेवर की दोबारा शक्ल तक नहीं देखी, तुम लोग मनमानी करने लगे हो। ऐसा करो, जेवर हमें लाकर दे दो। मन्नू पूरा जेवर अपने पिता राजवीर को लाकर सौंप देता है, लेकिन राजवीर पूरा जेवर देखने के बाद उसमें से हार और चूड़ियां अपने पास रख लेते हैं और बाकी का जेवर मन्नू को यह कहकर लौटा देते हैं, भारी जेवर रोज रोज पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हार और चूड़ियां हम अपने पास रख रहे हैं। अनीता को जब भी पहनने की जरूरत पड़े तो हमसे ले लिया करना। और बाकी चीजें जैसे कि पेंडल सहित गले की चैन, मंगलसूत्र, कानों के झाले, 4 अंगूठियां, नथ, करधनी और पायल तुम अपने ही पास रखो, क्योंकि ये चीजें अक्सर पहनने की जरूरत पड़ती है। राजवीर के इस निर्णय से मन्नू और अनीता दोनों ही नाखुश थे। मन्नू ने बेमन से ही सही अपने पिता का निर्णय स्वीकार कर लिया था, लेकिन अनीता तो मानो जैसे पागल हो गई थी। उसे इतने जेवर में कहाँ तसल्ली होने वाली थी, उसे तो पूरा जेवर चाहिए था। इसलिए उसने अपने मायके वालों से कहा, मुझसे पूरा जेवर छीन लिया गया है, एक एक कील उतरवा ली गई है मुझसे। इस तरह से न जाने कितने झूठे आरोप अनीता ने अपने ससुराल वालों पर लगाए, लेकिन इधर ससुराल वाले भी उसके झूठे आरोपों को अनसुना करके भगवान के ऊपर छोड़ते रहे, और उधर अनीता के मायके वाले भी न जाने क्या सोचकर चुप रहे। शादी के बाद अनीता जब पहली बार नाना के घर रहने के लिए गई थी, तो उससे कुछ ही दिन पहले उसने ससुराल में अपना पहला बच्चा गर्भपात करवा दिया था, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था। जब ननिहाल में आस पड़ोस की महिलाओं ने अनीता की तबीयत खराब होने का कारण पूछा, तो उसने कहा, ससुराल में सास के कहने पर मुझे सुबह 4 बजे नहाना पड़ता था, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। जबकि उन 2 महीनों में अनीता ससुराल में एक दिन भी 5 बजे से पहले कभी सोकर नहीं उठी थी। मन्नू के पिता और मन्नू के नाना दोनों शुरू से ही दहेज के खिलाफ थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी तरफ से मन्नू के लिए दहेज की कोई मांग नहीं की थी। अनीता के मायके वालों ने खुद ही जितना दहेज देने की बात तय की थी, उन्होंने शादी में उसे आधा दहेज दिया था, और दहेज में जो थोड़ा बहुत सामान था वह बिल्कुल घटिया क्वालिटी का सामान था, जिसे मन्नू के पिता वहीं छोड़ आए थे, और वे सिर्फ बहू को विदा कराकर बारात घर वापस ले आए थे, जिसे देखकर सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग, राजवीर के स्टाफ के टीचर बार बार एक ही बात कह रहे थे, प्रिंसिपल साहब, एक ऐसी शादी की आपने अपने बेटे की। अगर आप हमसे कहते तो अच्छे से अच्छा रिश्ता करवाता हम मन्नू का। आपने तो अपने हीरे जैसे बेटे का सिर कटवा दिया। जो महिलाएं अनीता की मुंह दिखाई करने के लिए आती, वह भी पीछे यही बोलकर जाती, ना ही बहू ढंग की है और ना ही दहेज मिला। समाज में ऐसे ताने सुनकर मन्नू के माता पिता को खराब तो बहुत लगता था, लेकिन वे यह बात कहकर टाल देते थे, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, जहां किस्मत होती है वहीं शादी होती है। शादी के बाद अनीता के भाई चौथी चलाने के लिए जब अनीता के ससुराल आए, तो वे दहेज का सामान भी अपने साथ ले आए थे, जिसे मन्नू के पिता वहीं छोड़ आए थे। दहेज का सामान सचमुच बहुत ही घटिया क्वालिटी का था, जिसे देखकर आस पड़ोस और घर परिवार के सभी महिलाएं मुंह बनाते हुए कहती, कितना लोकल सामान दिया है। सुनीता ने भी अनीता से 1-2 बार यही कहा, ये कबाड़ा यहाँ लाकर पटकने की क्या जरूरत थी। 5 भाइयों के बीच जब एक बहन थी तब उन्होंने शादी की, अगर 2-3 बहनें और होती तो पता नहीं क्या करते। इस बात की शिकायत अनीता ने अपने मायके में की कि मुझे यहाँ दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है। इसके लिए अनीता के भाई ने सुनीता से आकर कहा था, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मौसी, हमें अभी बता दो, लेकिन आज के बाद मेरी बहन से दहेज के बारे में कुछ न कहा जाए। और उस दिन के बाद सुनीता ने दहेज के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके बाद भी अनीता ने मन्नू के ननिहाल और अन्य रिश्तेदारों में यही कहा, मुझे ससुराल में दहेज के लिए परेशान किया जाता है। अनीता ने अपने भाई से कहकर सुनीता का मुंह तो बंद करवा दिया, लेकिन उसने खुद ससुराल वालों को ताना देना शुरू कर दिया। ये ससुराल में अनीता की पहली जीत का आगाज था। अनीता ने मन्नू से कहा, तुम्हारे घर वालों ने इतना सब कुछ होते हुए आखिर बिना दहेज की शादी कैसे कर ली। जरूर कुछ तो कमी होगी जो तुम्हारे घर वालों ने दहेज नहीं मांगा। वह तो भला हो कि मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हो गई तो तुम्हारी शादी हो गई, वरना सौतेली माँ के नाम पर
कोई अपनी लड़की देने तक को तैयार नहीं होता। खैर, अनीता ये सब करके मन ही मन बहुत खुश होती थी कि मैं जो भी कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ। लेकिन वह शायद नहीं जानती थी कि वह इतने सारे झूठ बोलकर ससुराल वालों का कितना दिल दुखा रही थी। मन्नू नौकरी के लिए अनीता और दोनों बेटियों के साथ लेकर ननिहाल से 7 साल बाद अपने घर वापस आ गया, जिसकी वजह से घर में सभी लोग बहुत खुश थे और राजवीर की खुशी का तो ठिकाना नहीं था, क्योंकि वर्षों बाद राजवीर का परिवार एक हुआ था। हालांकि मन्नू किसी न किसी काम से साल में 1-2 बार अपने घर चक्कर लगा जाता था, लेकिन अनीता के दबाव के कारण वह जिस दिन जाता था उसी दिन वापस चला आता था। मन्नू रात के लिए भी अपने घर पर नहीं रुकता था। इन 7 सालों में मन्नू ने कोई भी त्योहार अपने परिवार के साथ नहीं मनाया था। यहाँ तक कि रक्षाबंधन, भैया दूज के दिन, बहनों के बुलावे पर भी मन्नू अपने घर नहीं आता था। लेकिन अब मन्नू के घर वापस आ जाने से लोग इस बात से खुश थे कि अब सभी लोग सारे तीज त्योहार सब एक साथ मिलजुल कर मनाया करेंगे। अनीता के मायके वालों के मुताबिक शादी के समय अनीता 19 साल की थी। शायद इसलिए शुरुआती दौर में लड़कपन की बुद्धि के कारण वह ससुराल में कुछ न कुछ ऐसे काम करती रहती थी जो एक समझदार बहू कभी नहीं कर सकती थी। अनीता की तीसरी नंबर की ननद शिवानी उस समय 11 साल की थी, जो घर के बाकी सदस्यों से थोड़े अलग स्वभाव की थी। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी। शिवानी के चिड़चिड़े स्वभाव के कारण अनीता को उसे चिढ़ाने में बड़ा मजा आता था। जिन बातों से शिवानी को चिढ़ होती थी, अनीता जानबूझकर शिवानी के साथ वही काम करती थी। अब इसे लड़कपन की बुद्धि कहें या अनीता की बदतमीजी, अनीता शिवानी को अक्सर अपनी बगलों से आने वाली पसीने की दुर्गंध सुंघाया करती थी, तो शिवानी उससे चिढ़कर कहती, हाय कितनी सड़े चूहे जैसी बदबू आ रही है। सड़े चूहे का नाम सुनकर अनीता शिवानी को और ज्यादा चिढ़ाने लगी थी। शिवानी अनीता से बचकर जहां भी भागती, अनीता भी दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे पहुंच जाती और उसे फिर से अपने पसीने की बदबू सूंघाने लगती। 3-4 दिन अनीता ने लगातार शिवानी के साथ यही हरकत की, तो शिवानी ने खिसिया कर अनीता से कहा, ऐसे ऐरे गहरे बदबू सूंघाने के लिए मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो, बिल्कुल शर्म नहीं लगती। शिवानी की यह बात अनीता को बहुत बुरी लगी। उसने अपनी हरकतों को छुपाकर अपने मायके, ननिहाल और अन्य रिश्तेदारों में इस बात का प्रचार कर दिया कि मुझसे ससुराल में ऐरा गैरा नथु खैरा कह जाता है। कोई कहता है कि इसमें सड़े चूहे जैसी बदबू आती है। इस तरह अनीता ने हमेशा अपनी गलतियों को छुपाकर लोगों के सामने ससुराल वालों की गलतियों को उजागर किया और उसके द्वारा कही हुई छोटी छोटी बातों को भी अनीता ने तोड़ मरोड़ कर उसमें नमक मिर्च लगाकर इस ढंग से पेश किया था कि लोगों को लगे कि सचमुच अनीता के साथ ससुराल में गलत व्यवहार किया जाता है। खैर, कोई बात नहीं, अनीता लोगों को बेवकूफ तो बना सकती थी, लेकिन ऊपर वाले को नहीं। एक बार सुनीता ने अनीता से कहा था, अनीता तुम कुछ पूजा पाठ क्यों नहीं करती हो? सुबह जल्दी नहा धोकर पूजा पाठ कर लिया करो। तो इस पर अनीता ने जवाब दिया, मम्मी जी पूजा पाठ करने से पाप लगता है। अनीता का जवाब सुनकर सुनीता दंग रह गई और अनीता से कहती, तुम्हारे मायके वाले कभी कोई ढंग की बात तुम्हें सिखाई या नहीं सिखाई? फिर हमेशा उल्टे जवाब देना ही सिखाया है। जब अनीता ने देखा कि सासू माँ का पारा चढ़ने लगा है, तो उसने तुरंत बात को दबाने के लिए कहा, अरे मम्मी जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये सिर्फ मजाक नहीं था, बल्कि अनीता के दिल की हकीकत थी, क्योंकि सुनीता के कहने के बाद भी अनीता ने कभी घर में पूजा पाठ नहीं किया। ननिहाल पहुंचने के बाद अनीता को जैसे मनमानी करने की आजादी मिल गई। वहां पहुंचकर पूजा पाठ करना तो दूर की बात, वह ना तो पूरे पूरे दिन नहाती थी और ना ही 4-4 दिन छोटी करती थी। जिस घर की गृह लक्ष्मी इस तरह से रहती है, उस घर का क्या हाल होगा आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। एक बार आरती और शिवानी ने अपने पिता के सामने एलएलबी करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा, पापा हमें एलएलबी करने के लिए आगरा भेज दो। आगरा के लिए इसलिए कहा क्योंकि उनकी सभी रिश्तेदार आगरा में थी और सभी की निगरानी में आराम से उनकी एलएलबी हो जाती। लेकिन अनीता ने यहाँ भी बीच में टांग अड़ा दी। उसने कहा, जो लड़कियां अकेली घर से बाहर रहती हैं,
ऐसी लड़कियां झाड़ियों में कटी कटाई मिलती हैं। इस तरह अनीता ने और ना जाने कौन कौन सी लड़कियों के साथ घटी दुर्घटनाओं का उदाहरण देकर सास ससुर के मन में इतना भय भर दिया कि वे अपनी लड़कियों को बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन आरती और शिवानी को तो अपने पैरों पर खड़े होने की धुन सवार थी, इसलिए वे आगरा जाने की जिद करने लगी। अपनी बहनों की जिद देखकर मन्नू भी उनकी ट्रेनिंग के लिए राजी हो गया और उसने भी अपने पिता से बहनों को ट्रेनिंग पर भेजने के लिए कहा। लेकिन अनीता को यह बात हजम नहीं हुई। उसने घर में कलह खड़ा कर दिया। अनीता मन्नू को धमकी देने लगी, अगर इन दोनों को ट्रेनिंग पर भेजा तो मुझे पहले तलाक देना होगा। अनीता की ऐसी धमकियों के आगे बेचारा मन्नू मजबूर हो गया और ना चाहते हुए भी उसने अनीता की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। इस तरह अनीता ननदों को ट्रेनिंग पर जाने से रोकने में कामयाब हो गई। जो अनीता अपनी बेटियों को अधिकारी बनाने के ख्वाब देख रही थी, उसी अनीता ने अपनी ननदों को तरक्की के रास्ते में बांधा खड़ी कर दी थी। अब अनीता अपनी जीत की सीढ़ी के चौथे पायदान पर पैर रख चुकी थी। खैर, जाने दीजिए। मन्नू के परिवार सहित घर वापस आ जाने से सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि अनीता ने ससुराल में आते ही फिर से नया ड्रामा शुरू कर दिया था। अनीता अपने साथ एक भैंस और एक गाय लेकर आई थी, जिसके लिए अनीता ने सबसे पहले ससुराल वालों के सामने शर्त रखी थी कि अगर मैं गाय भैंस का काम करूंगी तो फिर घर का काम नहीं कर पाऊंगी, और अगर मैं घर का काम करूंगी तो फिर गाय भैंस का काम तुम लोगों को करना पड़ेगा। अब तुम लोग ही तय करो कि तुम लोगों को कौन कौन सा काम करना है। जो अनीता ननिहाल में अभी तक घर के काम के साथ साथ भैंस और खेत का काम संभाल रही थी, वही अनीता ससुराल आते ही नया चरित्र रचने लगी। खैर, शर्त के मुताबिक घर वालों ने घर का काम चुना और अनीता ने गाय भैंस का, जिसमें मन्नू भी अनीता के साथ बराबर काम करता था। अनीता ने जैसा चाहा वैसा ही किया, लेकिन उसे अब भी चैन नहीं था, क्योंकि अब उसे घर में लगी हुई काम वाली बाई खटकने लगी थी, जो मन्नू की शादी से भी वर्षों पहले से उस घर के काम कर रही थी। अनीता उस काम वाली बाई को किसी हालत में हटाना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, जितने रुपए उस काम वाली बाई को दिए जाते हैं, उतने रुपए अगर तुम मुझे दे तो मैं घर का सारा काम कर दिया करूंगी। चंगशी अनीता पता नहीं आखिर क्या चाह रही थी। ना तो वह खुद शांति से रह रही थी, ना दूसरों को शांति से रहने दे रही थी। वह कुछ न कुछ ऐसी खुराफात करती रहती थी जिससे घर में हर वक्त टेंशन बनी रहती थी। अनीता जैसी छोटी सोच वाली घर, मकान, जमीन, जायदाद, चीज जेवर, बैंक बैलेंस आदि के हिस्सेदार होने के बावजूद भी घर का काम करने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन काम वाली बाई की तरह 1000 रुपए लेकर घर का सारा काम करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इस बार अनीता की शर्त नहीं मानी गई और सब अपना अपना काम करते रहे, क्योंकि अब सुनीता भी तय कर चुकी थी कि अब वह घर में अनीता की मनमानी ज्यादा नहीं चलने देगी, क्योंकि अनीता अब तक बहुत मनमानी कर चुकी थी। इसके लिए ससुराल में कभी किसी ने उचित जवाब नहीं दिया था, शायद इसलिए उसके दिमाग इतने हाई हो गए थे। वह ससुराल में किसी को कुछ समझ नहीं रही थी। अनीता अक्सर कहती थी, अगर अपना पति काबू में हो तो सास ननद ठंगा पर रहती है। जिस बहू की सोच ऐसी हो, भला वह अपनी सास नंदों की इज्जत कैसे करेगी। जब अनीता का एक पैंतरा नहीं चला तो उसने दूसरा पैंतरा अपनाया। कुछ दिन बाद अनीता खुद भी घर के कामों में हाथ बंटाने लगी। घर वाले उसकी चाल को समझ नहीं पाए कि वह ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें लगा शायद सास नंदों के काम में लगे देखकर अनीता को थोड़ी बहुत शर्म आने लगी होगी, इसलिए वह साथ में काम करने लगी है। लेकिन उनका यह सोचना बिल्कुल गलत था, क्योंकि अनीता तो कुछ और ही सोचकर बैठी थी। अनीता की चाल से अनजान घर वाले बहुत खुश हो रहे थे कि चलो, अनीता भी घर के काम में हाथ बंटाने लगी। ननद भाभी मिलकर घर के सारे काम कर लेती थी। सुनीता को तो खाली बैठना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मना करने के बावजूद भी वह कुछ न कुछ काम करती रहती थी। अब घर में काम वाले की आवश्यकता न समझकर उसे काम से हटा दिया गया। अनीता का मकसद पूरा हो गया। अब अनीता अपनी जीत की 5वीं सीढ़ी हासिल कर चुकी थी। काम वाली हटते ही अनीता ने फिर से अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। काम का समय आते ही अनीता रोब झाड़ते हुए नंदों से कहती, चलो अब काम का नंबर किसका है। मन्नू के स्कूल जाते ही अनीता अपने कमरे में गर्मी के मौसम में
गर्म लोई ओढ़कर लेट जाती थी और कहती, मेरी तबीयत खराब हो गई है। और जब मन्नू स्कूल से लौट कर आता तो वह पसीने में भीगी हुई कमरे से निकल कर आती और कहती, मुझे बुखार आ गया था, अब जाकर उतरा है, देखो बुखार की वजह से मुझे कितना पसीना निकला है। मन्नू उसकी बातों को बड़ी आसानी से मान लेता था। गर्मी के मौसम में कोई भी व्यक्ति बंद कमरे में लोई ओढ़कर दिन भर सोएगा तो पसीना तो आएगा ही। यह तो एक सामान्य सी बात थी, लेकिन अनीता काम से बचने के लिए हर दिन अपना यही ड्रामा चलाती रहती थी। सुनीता घर की साफ सफाई पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देती थी, इसलिए सिर्फ सुनीता ही नहीं बल्कि घर के कोई भी सदस्य घर में किसी प्रकार की गंदगी फैलाता या फिर सुनीता की किसी भी चीज को गंदे हाथों से छू लेता तो सुनीता उस पर बहुत गुस्सा करती थी। वह उस पर तब तक चिल्लाती रहती जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। घर के बाकी सदस्यों को तो शुरू से ही सुनीता के साथ रहते हुए उसके व्यवहार की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए वे सभी सुनीता के गुस्से में कही गई बातों को चुपचाप सुनकर अनसुना कर देते थे। लेकिन अनीता को अपने सामने किसी का भी ऊंची आवाज में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह हमेशा अपनी सास की बराबरी करती रहती और उनकी बात का प्रत्युत्तर देकर झगड़े को बढ़ाती रहती थी। एक बार आरती ने अनीता से कहा, भाभी तुम मम्मी की बातों को दिल पर क्यों लेती हो, वह तो सबके साथ ऐसे ही कुछ कुछ बोलती रहती है। इस पर अनीता ने गुस्से में आकर आरती को जवाब दिया, ऐसा है आरती, मुझे जिस गाय का दूध नहीं पीना है तो मैं उसकी लात क्यों सहूं? चाहे कोई कितना भी खास हो, मैं किसी की भी जरा सी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अनीता की यह बात अपने आप में बहुत बड़ी थी। उसका साफ मतलब था कि वह सुनीता से किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अनीता का जवाब सुनकर आरती चुप हो गई और मन ही मन सोचने लगी, इन सास बहू की लड़ाई का कोई अंत नहीं है, पता नहीं यह झगड़ा कब खत्म होगा। जिस बहू की सोच इतनी नीची हो उस घर में कोई शांति नहीं ला सकता। दरअसल अनीता का जवाब उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। वह गाय का दूध तो पूरा पीना चाहती थी, लेकिन उसकी एक भी लात नहीं सहना चाहती थी। अनीता को जेवर पूरे चाहिए थे, प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा भी चाहिए था, ससुर की तनख्वाह भी अपने हाथ में चाहिए थी, घर में अपना एकाधिकार चाहिए था। वह घर के सभी सदस्यों को अपने हिसाब से चलाना चाहती थी। बड़ी बहू होने के नाते हर छोटी से छोटी चीज में सबसे ज्यादा हिस्सा चाहती थी, लेकिन सास के ताने नहीं सुनना चाहती थी, घर में किसी के आगे झुकना नहीं चाहती थी, अपनी गलतियों पर भी किसी के आगे हार नहीं मानना चाहती थी। और फिर अनीता भला किसके आगे क्यों झुकती? उसे तो पता था कि मेरा पति पूरी तरह से मेरे काबू में है और मायके में 5 जवान भाई भी हैं जो अपनी इकलौती बहन के एक इशारे पर जान देने और लेने को तैयार रहते हैं। एक बार की बात है, मन्नू और अनीता के बीच कुछ कहासुनी हो गई थी। तब अनीता ने मन्नू को धमकी दी थी कि अगर वह उसके हिसाब से नहीं चलेगा तो वह अपने 5 भाइयों को कहकर उस पर लठ मारवा देगी। बेचारा मन्नू तो वैसे ही सीधा सादा और थोड़ा डरपोक था, उसे तो भूतों से भी बहुत डर लगता था। यह अनीता की दुष्टता ही थी कि वह अपने भोले भाले पति को कभी अपने भाइयों से लठ मारने की धमकी देती तो कभी तलाक लेकर चले जाने की और कभी आत्महत्या करके घर वालों की मुसीबतें बढ़ाने की धमकी देती। उसने मन्नू को इतना डरा रखा था कि वह आंख और कान बंद करके अनीता की हर बात मानता था। जैसे तैसे करके ससुराल में अनीता के 5 महीने बीत चुके थे। ससुराल आने के बाद अनीता जल्दी ही गर्भवती भी हो गई और मन्नू की विशेष बीटीसी की ट्रेनिंग पूरी होने में मात्र 1 महीना ही बचा था। अनीता सोच रही थी कि 1 महीने बाद उसके पति को तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाएगी और अगर वह परिवार के साथ रहेगी तो उसे परिवार पर भी खर्च करना पड़ेगा, इसलिए वह जल्द से जल्द परिवार से अलग होना चाहती थी। उधर अनीता और उसके भाइयों ने कभी भी उसे परिवार से अलग होने की सलाह नहीं दी थी। इधर ससुराल वाले भी अपनी मर्जी से उसे अलग नहीं कर रहे थे, इसलिए अब उसने एक नई चाल चलना शुरू किया। मन्नू के स्कूल जाने के बाद अनीता घर में छोटी छोटी बातों को लेकर हंगामा करती, फिर फोन पर रोकर झूठा नाटक करके मन्नू से कहती, मुझे तुम्हारे घर वाले परेशान कर रहे हैं। जब मन्नू का स्कूल से लौटने का समय हो जाता, उसे आधा या 1 घंटे पहले वह अपने बेडरूम में घुस जाती और आंखों पर न जाने क्या लगा लेती, जिससे उसकी आंखें मेंढक की तरह सूज जाती। जब मन्नू घर लौटता तो वह अपनी सूजी हुई आंखों के साथ कमरे से बाहर निकलती और रोने की एक्टिंग करते हुए मन्नू से कहती,
तुम्हारे स्कूल जाने के बाद तुम्हारी माँ और बहनों ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, जरा सी बात पर मुझे बहुत कुछ सुना दिया। अनीता की हालत देखकर मन्नू को लगता कि शायद अनीता सच कह रही है। सचमुच उसकी माँ और बहनों ने उसकी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया है। ये सब देखकर मन्नू भी गुस्से से लाल हो जाता और अपनी माँ और बहनों को कुछ न कुछ बुरा भला कहकर अनीता को लेकर अपने कमरे में चला जाता। लगभग 15 दिन तक अनीता का यही ड्रामा चलता रहा। हर दिन एक नया नाटक रचकर अनीता मन्नू को उसके घर वालों से दूर करती जा रही थी। उसके मन में उसकी माँ और बहनों के प्रति नफरत पैदा करती जा रही थी और अब अनीता अपनी कामयाबी की छठी सीढ़ी पर थी। अनीता अपनी हरकतों से दिन ब दिन घर वालों की नजरों में गिरती जा रही थी। उसने अपने लिए नफरत पैदा कर ली थी। अपने घटिया व्यवहार से अनीता खुद ही अपना लाड प्यार खत्म कर रही थी। सुनीता के पिता ठाकुर साहब अक्सर कहा करते थे, पहले तो किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई बेवजह तुम्हें छेड़े तो उसे पीछे छोड़ो मत। सुनीता भी अपने पिता के इसी सिद्धांत पर चलने वाली थी। सुनीता पहले तो किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करती थी, लेकिन जब कोई उसे बेवजह छेड़ता तो वह उसे पीछे भी नहीं छोड़ती थी। अनीता की हरकतों से सुनीता इतनी तंग आ चुकी थी कि उसने अनीता की तरफ से अपना दिल पूरी तरह कठोर बना लिया था। अनीता हर रोज काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाकर आराम करती थी, लेकिन एक दिन वह सचमुच बीमार हो गई और उस दिन उसे गाय भैंस के काम के लिए किसी सहारे की जरूरत थी। लेकिन उस दिन घर में से किसी ने भी अनीता की मदद नहीं की और वह बैठकर रोने लगी। अब रोने से क्या होने वाला था, क्योंकि घर वालों के मन में आज उसके लिए जो कठोरता दिखाई दे रही थी, उसकी जिम्मेदार वह खुद ही थी। उसने इन 7 सालों में घर वालों के प्रति बहुत कठोरता दिखाई थी। इन 7 सालों में उसने घर वालों को कितने आंसू दिए थे। अपने कठोर शब्दों और झूठे आरोपों से उसने घर वालों पर कितने दिल दुखाए थे। शायद अनीता ने इसका अंदाजा भी नहीं लगाया था। शाम को जब मन्नू स्कूल से लौट कर आया तो अनीता ने उसे रो रो कर सारा हाल सुनाया। अनीता मन्नू को भड़काने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। उसने फिर से मन्नू को भड़काना शुरू किया। वह मन्नू से कहने लगी, तुम्हारे घर वालों को पता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरी तबीयत खराब है, फिर भी आज इन लोगों ने गाय भैंस के काम में मेरी कोई मदद नहीं की। अगर वजन उठाने से मेरा बच्चा गिर जाता तो? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारी सौतेली माँ और बहनें तुम्हारा भला नहीं चाहती। ये लोग चाहती हैं कि तुम्हारा वंश आगे न बढ़े, लेकिन अब बस बहुत हो चुका। मैं एक पल भी इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। तुम या तो आज ही इन लोगों से अलग होने का इंतजाम करो या फिर मुझे मेरे घर भेज दो। तुम रहो आराम से अपने घर वालों के साथ। अनीता ने मन्नू से जो कुछ भी कहा, उसके पीछे एक एक बात मन्नू के दिमाग में बैठ गई थी। अब उसने पूरी तरह से घर वालों से अलग होने का मन बना लिया। उसी दिन से अनीता अलग चूल्हे पर खाना बनाने लगी। अब अनीता अपनी जीत की 7वीं सीढ़ी भी हासिल कर चुकी थी। 15 दिन बाद जब मन्नू को पहली तनख्वाह मिली तो उसने घर वालों से अलग मकान के ऊपर वाले हिस्से में अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ अपनी नई गृहस्थी बसा ली। अब अनीता अपनी जीत की 8वीं सीढ़ी चढ़ चुकी थी। कुछ महीनों बाद अनीता ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। बेटा होने की खबर सुनकर घर में एक बार फिर से खुशियों का माहौल छा गया। राजवीर और उसका पूरा परिवार खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। सबके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी, क्योंकि सालों बाद उनके घर में खुशियों ने दस्तक दी थी। अनीता की तो मानो सारी मुरादें पूरी हो गई थी। उसने भगवान से अब तक बेटे के लिए न जाने कितनी मन्नतें मांगी थी। आज तो आरती भी बहुत खुश थी, क्योंकि एक बार उसने भी माता रानी के मंदिर में 2 सेब चढ़ाकर भतीजा होने का आशीर्वाद मांगा था। माता रानी ने आज उसकी कामना पूरी कर दी थी। अब इसे हकीकत कहें या लोगों का अंधविश्वास, मन्नू के ननिहाल के गांव के लोगों द्वारा कही हुई बातें सच हो गई थी। जहां 7 साल ननिहाल में रहने के बाद अनीता को एक बार भी बेटा नहीं हुआ, वहीं ननिहाल की दहली छोड़ते ही ससुराल में 1 साल के अंदर अनीता को बेटा हो गया। इसे तो चमत्कार ही कहेंगे। एक बार चौथी बच्ची के गर्भपात से पहले अनीता और मन्नू ने आरती से कहा था, अगर इस बार लड़का हुआ तो तुम चारों को छठी में 4000 देंगे। लेकिन वह लड़की निकली और उसका गर्भपात करवा दिया गया।
जो अनीता और मन्नू बेरोजगारी में भी बेटा होने पर बहनों को 4,000 देने की बात कर रहे थे, उन्हीं अनीता और मन्नू ने आज सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी बेटा होने पर उसकी छठी पर बहनों को मात्र 500 रुपए दिए। लेकिन इस बारे में किसी ने किसी से कोई बहस नहीं की। भाई ने अपनी खुशी से बहनों को जो दिया, बहनों ने चुपचाप रख लिया। खैर, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। 5 महीने बाद बच्चे का मुंडन का समय आया। घर के सभी लोग बच्चे के मुंडन की प्लानिंग कर रहे थे। अनीता और मन्नू घर में बिना किसी को बताए बच्चे का मुंडन करवाने के लिए अनीता के मायके वालों को साथ लेकर वैष्णो देवी चले गए। उनके इस मनमानी से घर वालों को कितनी ठेस पहुंची होगी, उनके दिलों को कितना कष्ट हुआ होगा, इस बात का उन्हें अंदाजा भी नहीं था। खैर, फिर भी सब लोग चुप रहे। जब वे लोग मुंडन करवाकर घर वापस लौटे तो उन्होंने कहा कि मुंडन में बुआ का काम होता है, चारों लड़कियों में से किसी एक को तो साथ में ले जाते। तो अनीता ने कहा, मुझे तो पता था कि किसी को हमारे साथ नहीं भेजा जाएगा, इसलिए हमने किसी से नहीं पूछा। अनीता तो पराये घर से आई थी, लेकिन मन्नू इतना बदल जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। अब दोनों साफ साफ यह जता रहे थे कि उनकी नजर में घर वालों की कोई अहमियत नहीं रही। खैर, कोई बात नहीं, यहाँ भी सब लोग उनकी गलती को नजरअंदाज करके चुप रहे। एक बार कस्बे में मेले का आयोजन हुआ। मन्नू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मेले देखने गया। मन्नू का छोटा भाई प्रवीण भी अपने भैया के साथ मेले देखने चला गया। मेले में मन्नू ने अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, लेकिन अपने छोटे भाई को एक भी खिलौना नहीं दिलवाया। मन्नू अब सचमुच बदल चुका था। शादी से पहले जो मन्नू अपने भाई बहनों के लिए ढेर सारे खिलौने लाया करता था, वह मन्नू आज अपने भाइयों को कुछ न दिलवाकर उसे खाली हाथ घर वापस ले आया। इस बात से उसका छोटा भाई थोड़ा उदास हो गया और उसने घर आकर अपनी माँ से शिकायत की, माँ, भैया ने हमें मेले में कुछ भी नहीं दिलवाया। सुनीता को यह बात बहुत बुरी लगी। अगले दिन वह अपने बेटे को लेकर मेले देखने गई। उसने अपने बेटे को रिमोट कंट्रोल से चलने वाली 500 की एक कार दिलवाई, जिसे लेकर उसका बेटा खुश हुआ। कार के बारे में पता लगते ही अनीता के मन में फिर एक नई चाल सूझी। उसने मन्नू से कहा, तुम नीचे जाओ और वह कार उठाकर ले आओ, फिर देखना मम्मी जी को। दरअसल अनीता जानती थी कि कार उठवा लेने से उसकी सास भड़क जाएगी और उसे मन्नू को भड़काने का मौका मिल जाएगा। देखो, तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे कितना जलती है। और ऐसा ही हुआ। अनीता के उकसाने पर मन्नू नीचे से कार उठाकर ले आया और सुनीता ने गुस्से में बोलना शुरू कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से कार उठाकर ले जाने की? कल जब प्रवीण तुम्हारे साथ मेले देखने गया था, तुमने उसे 10 रुपए का भी कोई खिलौना नहीं दिलवाया। आज जब उसकी कार आ गई है तो तुम उसे ऊपर उठाकर ले गए। चुपचाप कार नीचे ले आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस अनीता यही तो मन्नू को दिखाना चाहती थी। उसने मन्नू से कहा, देख लिया, मैंने कहा था ना, तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे कितना जलती है। तुम तो मेरी बातों पर यकीन नहीं करते, आज तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया। अनीता मन्नू को जो समझाना चाहती थी वह मन्नू को बहुत अच्छे से समझ आ चुका था, इसलिए उसने गुस्से में कार भी लौटा दी और साथ में वह झुनझुना भी सुनीता के सामने पटक दिया, जो सुनीता ने मन्नू के बेटे की चरुआ रखाई वाले दिन कपड़ों के साथ गिफ्ट किया था। मन्नू के खिलौना फेंकते ही सुनीता को गुस्सा आ गया, क्योंकि ऐसा करके मन्नू ने सिर्फ खिलौना नहीं फेंका, बल्कि सुनीता के आशीर्वाद और उसके प्यार का भी अपमान किया था। घर के बड़े या बुजुर्ग बच्चों को जो गिफ्ट देते हैं वह सिर्फ गिफ्ट नहीं होता, बल्कि उसमें उनका प्यार और आशीर्वाद छुपा होता है। और मन्नू ने दादी के द्वारा उसके पोते को दिए गए आशीर्वाद का अपमान किया था। इस बात से नाराज होकर सुनीता ने मन्नू को वह सोने की अंगूठी वापस लौटा दी, जो मन्नू ने चरुआ रखाई वाले दिन अपने माँ को नेक के रूप में दी थी। अनीता के भड़काने पर मन्नू ने ताव में आकर अपने माँ के आगे खिलौना तो फेंक दिया, लेकिन अंगूठी वापस आते ही शायद उसे कुछ महसूस हुआ और उसका गुस्सा शांत हो गया। अब मन्नू को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने अपनी माँ के साथ गलत व्यवहार किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए अब उसने अनीता को डांट लगाई। झगड़ा करवाकर पड़ गई, तुम्हारे कलेजे में ठंडक। लो, तुम्हारी अंगूठी वापस आ गई, अब इसे पहनो आराम से बैठकर। मन्नू ने अनीता से कहा, चुपचाप मम्मी के पास जाकर उनसे माफी मांगो और उन्हें यह अंगूठी वापस करके आओ।
मन्नू की नाराजगी देखकर अनीता वह अंगूठी लेकर सुनीता के पास गई और उनके पैर छूकर माफी मांगी। मम्मी जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, अपनी यह अंगूठी वापस ले लो। लेकिन सुनीता तो सुनीता थी, अब तो उसे भगवान भी नहीं मना सकते थे। उसने अंगूठी लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आई बच्चे का खिलौना फेंकते हुए? तुमने सोचा भी कैसे? अब हम तुम्हारी अंगूठी वापस लेंगे। ले जाओ अपनी अंगूठी और तुम ही पहनो जाकर। तुम्हारी अंगूठी तुम्हें मुबारक हो। उसके बाद अनीता मुंह लटकाए हुए अपनी अंगूठी वापस ले आई। अनीता मुंह तो मन्नू को दिखाने के लिए लटका रही थी, पर असल में तो अंगूठी पाकर बहुत खुश थी, क्योंकि अनीता को ज्यादा से ज्यादा अंगूठियां पहनने का बहुत शौक था। अब उसे पहनने के लिए एक और अंगूठी मिल गई और यह अनीता की जीत की 9वीं सीढ़ी थी, क्योंकि इस बार अनीता को 2 फायदे हुए थे। एक तो उसने माँ बेटे के बीच तनाव पैदा कर दिया था, दूसरा उसे सोने की अंगूठी भी मिल गई थी। ये कोई आखिरी बार नहीं था, आगे भी अनीता ने अपनी ऐसी घटिया हरकतें जारी रखी। कुछ महीनों बाद बरसात के दिन शुरू हो गए। बरसात में छत की ढलान ठीक न होने की वजह से बारिश का पानी अंदर बालकनी में भर जाता था, जिसे बाहर निकालने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इससे परेशान होकर अनीता मन्नू से कहती, तुम्हारे इस ताजमहल में मुझे नहीं रहना, मेरे लिए दूसरे घर का इंतजाम करो, चाहे किराए पर रहो या नया मकान खरीदो। यहाँ से बरसात का पानी निकालने में कितना समय बर्बाद होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं ऐसे कब तक यहाँ रहूंगी? अगर अनीता चाहती तो अपने पति से कहकर 1-2 लाख रुपए खर्च करवाकर छत पर नया फर्श बनवाकर छत की ढलान ठीक करवा सकती थी। इसके साथ ही इतने रुपयों के ऊपर से पूरे हिस्से में बढ़िया टाइल या पत्थर लगवाकर मकान को रहने लायक बढ़िया बना सकती थी। लेकिन इसके बजाय उसने 20-25 लाख रुपए खर्च करवाकर नया मकान बनवाना ठीक समझा। इसके लिए वह हर रोज अपने पति से नए मकान की जिद किया करती थी। मन्नू के पिता राजवीर जी प्रतिदिन सभी बच्चों को दिमाग तेज करने वाली काली फांस की गोलियां खिलाया करते थे। एक दिन रितु, जो मन्नू की दूसरी बहन थी, अपने भतीजे रवि को खिला रही थी। तभी उसे अचानक ख्याल आया कि पापा रोज सब बच्चों को काली फांस की गोलियां खिलाते हैं, तो मैं भी इसे गोली खिला दूं। यह सोचकर वह रवि को उस जगह पर ले गई जहां गोलियों का डिब्बा रखा हुआ था। जिस अलमारी में गोलियों का डिब्बा रखा था, वह अलमारी कमरे के एक कोने में थी, जहां बहुत सारे मच्छर छुपे रहते थे। रितु ने रवि को वहीं पास में बिठाया और अलमारी से गोलियों का डिब्बा उठाने लगी। इसकी वजह से अलमारी में छुपे हुए मच्छर इधर उधर उड़ने लगे। रितु ने गोलियां निकालकर खुद भी खाई और अपने भतीजे को भी खिलाई। इसके बाद उसने डिब्बा बंद करके रख दिया। इतनी देर में मच्छरों ने रितु को भी कई जगह काटा और हाफ कपड़े पहनने की वजह से रवि को भी कई जगह से काट लिया। अनीता ने शायद रितु को अपने बेटे को लेकर कमरे के कोने में बैठे हुए देख लिया था, लेकिन वह यह नहीं देख पाई कि रितु आखिर कर क्या रही है। इसके बाद जब रितु रवि को भाभी को देने गई तो अनीता ने देखा कि उसके बेटे के गाल पर, बाहों पर और टांगों पर कई जगह ददौरे पड़े हुए हैं, जिन्हें देखकर अनीता ने उस वक्त रितु से कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में मन्नू का स्कूल से लौटने का समय हो रहा था। जैसे ही मन्नू स्कूल से लौटकर घर आया, वैसे ही अनीता ने आग लगाना शुरू कर दिया। उसने मन्नू से कहा, देखो रितु ने हमारे रवि को कितनी जगह नोचा है। मैं तो तुमसे पहले ही कहती थी, तुम्हारी सौतेली माँ और बहनें तुमसे, मुझसे और हमारे बच्चों से कितना जलती है, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। जब मन्नू ने अपने बेटे के शरीर पर पड़े हुए निशानों को देखा तो उसने कहा, ये नोचे हुए निशान तो नहीं लग रहे, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मच्छर ने काटा हो। पर अनीता ने कहा, मुझे तो पहले ही पता था तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तुम तो यही समझते हो ना कि मैं झूठ बोलती हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से रितु को इसे नोचते हुए देखा है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो जाओ, जाकर अपनी बहन से पूछो। वह हमारे रवि को लेकर कमरे में अकेली कोने में बैठी क्या कर रही थी। अनीता की बातें सुनकर मन्नू ने सोचा, जब अनीता अपनी आंखों से देखने का दावा कर रही है तो इसका मतलब यह सच कह रही होगी। बस फिर क्या था, अनीता की बातों में अक्सर ऐसा ही होता था। मन्नू उसकी बातों में आ जाता था और बहकावे में, और मन्नू ने बिना सोचे समझे तुरंत गुस्से में नीचे आया
और ऋतु के पास जाकर बोला, ऋतु, जब तुझे हमारे रवि से इतनी नफरत है तो फिर सिर्फ नोचने से क्या होगा, सीधे जहर का इंजेक्शन लगा देती। इस तरह मन्नू ऋतु को बुरा भला कहकर चला गया। अपने भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ऋतु तो स्तब्ध रह गई। उसका गला रुंध गया, अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोल सकी। मन्नू की तीर की तरह चुभने वाली बातों ने ऋतु के दिल को छलनी कर दिया। उस दिन अपने भाई की बातों से आहत होकर ऋतु एक कोने में छुपकर बहुत रोई। ऋतु बार बार यही सोच रही थी, भैया ने उससे एक बार भी नहीं पूछा कि उसने रवि को नोचा भी है या नहीं, और ऊपर से उस पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। पता नहीं क्यों उसे अब तक भाभी की बातों का इतना बुरा नहीं लगा था जितना आज उसे भैया की कही हुई बातों का बुरा लग रहा था। उस दिन ऋतु ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि वह भैया भाभी से कभी बात नहीं करेगी। अनीता मन्नू को एक एक करके परिवार के सदस्यों से दूर करती जा रही थी और सफलता की सीढ़ी चढ़ती जा रही थी। जब भी घर का कोई सदस्य अनीता के द्वारा आहत होता तो वह अनीता के किए को भगवान के ऊपर छोड़कर स्वयं को समझा लेता। अनीता किसी का बेटा छीन रही थी तो किसी का भाई। ऐसे करके शायद उसके दिल को सुकून मिल रहा था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि ऐसा करके वह कितना बड़ा पाप कर रही है। इसी दौरान मन्नू को आगरा में एक अच्छा सा घर रहने के लिए मिल गया, जिसे वह 18 लाख रुपए में किस्तों पर खरीद लेता है। लेकिन वह मकान अभी अधूरा होने की वजह से रहने लायक नहीं था। उस मकान का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में था। इसके अलावा जिस कॉलोनी में वह मकान था, वह कॉलोनी भी अभी तक पूरी तरह खाली पड़ी थी। इसलिए मन्नू और अनीता अभी उस मकान में रहने के लिए नहीं जा सकते थे। इस कहानी में एक और बात महत्वपूर्ण थी। इतना मनमुटाव होने के बाद भी आरती अपनी भाभी के बहुत करीब थी। अनीता की बातों से आरती को कुछ देर के लिए गुस्सा जरूर आता था, लेकिन फिर यह सोचकर कि अपनी भाभी की बातों को भुला देती थी। जहां 4 बर्तन होते हैं वे आपस में खटकते हैं और आवाज भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन बर्तनों को घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। आखिर रहते तो सभी बर्तन घर के अंदर एक ही स्थान पर है। सुनीता के लाख मना करने के बावजूद भी अनीता प्रतिदिन आरती के साथ घंटों समय बिताया करती थी। उसे अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात बताया करती थी। आरती अपनी भाभी से कभी कुछ नहीं छुपाती थी। वह घर में और अपने जीवन में घटने वाली हर छोटी से छोटी घटना के बारे में भी अनीता को बताया करती थी। दरअसल अनीता ने अपने अतीत के बारे में आधी अधूरी और अपने भाइयों की पूरी असलियत बताकर आरती का भरोसा जीत लिया था, जिसकी वजह से आरती अपनी भाभी पर हद से ज्यादा भरोसा करने लगी थी। सुनीता अपनी बेटी आरती को बार बार समझाती थी, यूं के सामने घर की हर तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ससुराल की हर बात अपने मायके में जाकर कहती है और मौका मिलने पर खुद भी ससुराल वालों को जलील करती है। अपने मायके वालों से भी ससुराल वालों की बेइज्जती करवाती है, इसलिए उसके सामने हर बात मत कहा करो। लेकिन आरती हर बार यह कहकर अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज कर देती। भाभी भी तो मुझे अपने भाइयों की असलियत बताती है। वो लोग कितने गिरे हुए इंसान हैं। उनके किसी भाई पर मर्डर का केस चल रहा है तो किसी भाई पर रेप का केस चल रहा है। कोई भाई आए दिन किसी न किसी के साथ मारपीट करके आता है, तो कोई भाई रास्ते में चलती किसी न किसी लड़की को छेड़ कर आता है, जिसकी वजह से घर में आए दिन बवाल होता रहता है। उनका कोई भाई चोरी करता है तो कोई भाई घर के ही जानवरों के साथ अकेले में छुपकर अपनी हवस पूरी करता है। उनके भाई अपनी ही पत्नियों को शराब पिलाकर रस्सी से बांधकर लोहे की छड़ों से उनकी पिटाई करते हैं। आरती अपनी माँ से कहती, जब भाभी खुद ही मुझे अपने घर की ओर अपने भाइयों के बारे में ऐसी बातें बताती है तो फिर हमारी बातें वह क्यों कहेंगी जाकर। लेकिन भोली आरती यह नहीं जानती थी कि जो बहन अपनी ससुराल में अपने भाइयों के बारे में इतनी घिनानी बातें कर सकती है, भला वह ससुराल वालों की बुराई किए बिना कैसे रह सकती है। खैर, इन बातों से अनजान आरती सिर्फ इतना ही सोचती, जब भाभी मुझसे अपने घर की कोई बात नहीं छुपाती तो फिर मैं उनसे कोई बात क्यों छुपाऊं। ये सोचकर आरती अपने हर राज अपनी भाभी को बता दिया करती थी। कभी कभी तो आरती सास बहू की लड़ाई के वक्त जब सुनीता ज्यादा बोल जाती तो आरती अपनी भाभी के लिए अपनी माँ से लड़ जाती। तुम इतना ज्यादा क्यों बोलती हो माँ? तुम्हें भैया या भाभी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।
आरती अपनी माँ और भाभी दोनों की तरफ से स्थिति को संभालने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन वे दोनों कभी एक दूसरे के आगे हार मानने को तैयार नहीं होती थी। दरअसल आरती को भविष्य में घटने वाली घटनाएं साफ नजर आती थी, इसलिए वह अक्सर अपनी माँ को समझाती रहती, मम्मी तुम भैया भाभी से बहस मत किया करो, लेकिन कोई उनकी बातों को समझने की कोशिश ही नहीं करता था। दोनों सास बहू एक दूसरे के ऊपर शेर तो दूसरी सवा शेर बनकर रहना चाहती थी। हालांकि आरती और राजवीर के समझाने पर सुनीता तो मान भी जाती थी, लेकिन अनीता को समझाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अनीता के आगे तो मन्नू भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता था, और अनीता के मायके वाले तो उसी की बातों पर यकीन करते थे, क्योंकि वह उनकी अपनी थी। अनीता दोनों तरफ से एक भयानक खेल खेल रही थी, जिसके दुष्परिणाम का अंदाजा भी नहीं था। इधर अनीता ससुराल में अपने भाइयों के दुष्कर्मों के बारे में बताकर ससुराल वालों के मन में उनके प्रति नफरत पैदा कर रही थी, और दूसरी तरफ अपने मायके वालों के सामने ससुरालियों द्वारा स्वयं को प्रताड़ित करने के आरोप लगाकर अपने मायके वालों के मन में ससुराल वालों के प्रति नफरत पैदा कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ सालों के बाद आरती की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। आरती के चले जाने के बाद अब घर की स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ने लगी, क्योंकि अब घर में स्थिति को संभालने वाला कोई नहीं था। अब दोनों पक्ष में कोई किसी की सुनने वाला नहीं था। अलग अलग रहने के बाद भी घर में आए दिन होने वाले झगड़ों की वजह से दोनों पक्षों में इतनी दूरियां बढ़ गई कि अब किसी को किसी की शक्ल भी नहीं सुहा रही थी। अनीता तो घर वालों से इतना ज्यादा नफरत करने लगी थी कि वह आए दिन मन्नू से एक ही बात कहती, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, मैं कहीं भी किराए के मकान में रह लूंगी, लेकिन इन लोगों के साथ नहीं रहूंगी। मन्नू की नौकरी लगे हुए लगभग 5 साल का समय बीत चुका था। जिस कॉलोनी में मन्नू ने मकान खरीदा था, उस कॉलोनी में अब तक कई परिवार रहने के लिए आ चुके थे, इसलिए मन्नू ने अपने पिता को बिना कुछ बताए उस मकान में जाने का निर्णय ले लिया। इधर नौकरी के 5 साल पूरे होने पर अब मन्नू का प्रमोशन होने वाला था। मन्नू अब सहायक अध्यापक से प्रधानाध्यापक बनने वाला था, लेकिन मन्नू ने घर की शांति और अनीता की खुशी के लिए अपने प्रमोशन को ठुकरा दिया और अपना स्थानांतरण करवा लिया। क्योंकि स्थानांतरण सिर्फ विकलांगों के लिए ही था, इसलिए मन्नू ने मेडिकल रिपोर्ट में खुद को एक किडनी का दिखाकर आगरा में अपना स्थानांतरण करवा लिया। हालांकि ऐसा करके मन्नू ने बहुत गलत किया था। ऐसा करके मन्नू ने अपनी पत्नी के प्रति तो पूरी वफादारी निभा दी, लेकिन वह ईश्वर की नजरों में और अपने परिवार के साथ बहुत गलत कर रहा था। मन्नू तो अनीता की खुशी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा था, लेकिन अनीता की आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं थी। आखिर वह अपने पति से कितना बड़ा गुनाह करवा रही थी। उसने एक पत्नी होने के नाते एक बार भी मन्नू से यह नहीं कहा, अच्छा भला हष्ट पुष्ट शरीर होते हुए अपनी एक किडनी खराब बताकर झूठी रिपोर्ट क्यों बनवा रहे हो। अनीता अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे सही गलत भी दिखाई नहीं दे रहा था। अपनी इस कामयाबी पर इतराने वाली अनीता शायद यह नहीं जानती थी कि निकट भविष्य में उसके पति के साथ साथ उसे इन अपराधों की इतनी बड़ी सजा मिलेगी, जिसका खामियाजा उसे जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति खुद को लोगों की नजरों से बचा सकता है, कानून की नजर से बचा सकता है, लेकिन उस ईश्वर की नजर से नहीं बचा सकता। अनीता ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ आरती को अपनी कामयाबी का किस्सा सुनाया कि किस प्रकार उसके पति ने झूठी रिपोर्ट बनवाकर अपना स्थानांतरण करवा लिया है। आरती ने जब यह बात सुनी तो वह अपनी भाभी की इस बेशर्मी पर दंग रह गई। कैसे उसने अपनी खुशी की खातिर अपने अच्छे भले पति को मेडिकल रिपोर्ट में एक किडनी खराब दिखवा दिया। शायद अनीता को यह नहीं पता था कि यह बातें भगवान को भी बुरी लगती हैं। राजवीर को जब इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने तुरंत मन्नू को अपने पास बुलाया और पूछा, ये हम क्या सुन रहे हैं, तूने स्थानांतरण करवा लिया है, लेकिन तुझे तो प्रमोशन मिलने वाला था, उसका क्या हुआ। तो मन्नू ने कहा, घर की शांति के लिए हमें जो सही लगा हमने वही किया, हमने प्रमोशन रद्द करवा कर अपना स्थानांतरण करवा लिया। मन्नू की बातों से राजवीर को ऐसा लगा मानो किसी ने उनके सीने में छुरा घोंप दिया हो, लेकिन वे अपने जज्बात को काबू में रखते हुए मन्नू से बातें करते रहे। राजवीर ने भावुक होते हुए मन्नू से कहा, बेटा
तूने एक बार भी हमसे नहीं पूछा कि हम यहाँ से जाएं या नहीं। तूने सारे फैसले अपने मन से कर लिए। बेटा, तेरी माँ और बहू दोनों ही अज्ञानी है, उनकी बातों को दिल पर मत लिया कर। बेटा, हम तो तुझसे या बहू से कभी कुछ नहीं कहते, तो फिर हमें छोड़कर क्यों जा रहा है? तू हमें किस बात की सजा दे रहा है? बेटा, अगर स्थानांतरण रद्द हो सकता है तो तू उसे रद्द करवा दे। हमारी बात मान और यहीं पर रह। फिर अपने पिता को ज्यादा भावुक होते हुए देखकर मन्नू ने उन्हें समझाने की कोशिश की। देखो पिताजी, हमने अपना स्थानांतरण आगरा के लिए इसलिए करवाया है, वहां रहकर हमारी सेवा भी होती रहेगी, नाना नानी की संपत्ति की देखभाल भी होती रहेगी, शहर में बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी और घर में शांति भी रहेगी। यही सारी बातें सोचकर हमने स्थानांतरण करवा लिया। अब स्थानांतरण तो रद्द नहीं हो सकता, लेकिन आप परेशान मत हो, मैं यहाँ भी आते जाते रहूंगा। उसके बाद मन्नू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आगरा के नए मकान में रहने के लिए चला गया। उस नए मकान में जाने के बाद अनीता और बच्चे तो फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे स्वर्ग में आ गए हों। उन्होंने अपने घर का नाम भी स्वर्ग रख दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कभी कभी मन्नू अपने घर भी घूमने आ जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसका आना जाना कम होने लगा। नए घर में पहुंचने के करीब 2 साल बाद अनीता ने फिर से एक बेटे को जन्म दिया, जो कि मन्नू की चौथी संतान थी। एक और पोते के जन्म की खबर सुनकर राजवीर तो फूले नहीं समा रहे थे। नए मेहमान के आने की खबर सुनकर घर के बाकी सदस्य भी खुश थे। उधर आरती ने भी जब अपने नए भतीजे के आने की खबर सुनी तो वह भी खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। उधर करीब होने की वजह से अनीता की माँ और भाभी भी अनीता की देखभाल के लिए उसके घर पहुंच गई। मन्नू ने अपनी माँ और अपने बच्चों की दादी यानी सुनीता को चरुआ रखाई के लिए आमंत्रित किया। सुनीता खुशी खुशी बाजार से अपने पोते के लिए नए नए कपड़े खरीद कर लाई और आगरा पहुंचकर अपने पोते के चरुआ रखने की रस्म पूरी की। सुनीता ने अपने पोते को गोद में लेकर उसे ढेर सारा प्यार, दुलार और आशीर्वाद दिया। उसके बाद चरुआ रखाई के नेक के रूप में मन्नू ने अपनी माँ को जो अनीता की तोड़ियां देकर सुनीता को विदा किया। इसी क्रम में छठी के मौके पर बच्चे की बुआ और चाचा को भी आमंत्रित किया गया। आरती ने अपने भतीजे के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र और सोने चांदी के आभूषण सहित अन्य ढेर सारी चीजें लेकर अपने पति और बच्चों के साथ अपने भाई के घर पहुंच गई। इसके साथ ही बच्चों की दूसरी बुआ ऋतु और चाचा प्रवीण भी अपने भतीजे के लिए वस्त्र और आभूषण लेकर अपने भाई के घर पहुंच गए। पूरे दिन हंसी खुशी और गीत संगीत के माहौल में छठी की रस्म पूरी की गई। छठी की रस्म पूरी होने के बाद अगले दिन मन्नू ने आरती और प्रवीण को नेक के रूप में व्यवस्था हो जाने पर सोने की एक एक अंगूठी देने की बात कहकर सबको विदा कर दिया। उसके बाद जब मन्नू के घर वाले नहीं आए तो मन्नू को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि उसके परिवार वाले उसे इतनी नाराजगी क्यों रखते हैं। धीरे धीरे मन्नू अनीता की गलत आदतों को समझने लगा। अनीता ने मन्नू की कमाई का काफी सारा पैसा अपने भाइयों को उधार दे दिया था और ये बात मन्नू को पता नहीं थी। जब मकान की किस्त पूरी करने का समय आया और पैसे की जरूरत पड़ी तो मन्नू ने अनीता से पैसे मांगे, लेकिन अनीता ने कहा कि वह तो अपने भाइयों को दे चुकी है। जब मन्नू ने अनीता के भाइयों से पैसे मांगे तो वे अनाप शनाप बोलने लगे और पैसा नहीं दिया। इससे मन्नू के रिश्ते अपने साले सालियों से भी खराब हो गए। मन्नू अपने पिता के पास भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसे शर्म आ रही थी, इसलिए वह कहीं नहीं गया और यही दुख उसे खाने लगा। धीरे धीरे मन्नू शराब पीने लगा। शराब पीने के कारण जो उसने झूठी स्थानांतरण की रिपोर्ट बनवाई थी उसका असर हुआ और उसकी एक किडनी खराब हो गई। धीरे धीरे मन्नू बिस्तर पर लग गया। एक बार जब आरती की बात उसकी भाभी से हुई तो अनीता ने बताया कि मन्नू की तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर आरती ने अपने माता पिता को बताया और राजवीर और सुनीता दौड़े दौड़े अपने बेटे के पास आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मन्नू की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। अब कुछ नहीं किया जा सकता था। मन्नू को डायलिसिस पर रखा गया था। ये देखकर अनीता और राजवीर बहुत रोए। समय रहते उन्होंने उसे क्यों नहीं बताया।
कैसे उनका भोला भाला लड़का गलत रास्ते पर चल गया और उसकी जिंदगी नर्क बन गई। एक अनपढ़ और नालायक पत्नी ने अपनी हट के लिए अपने पति को उसके रिश्तों से अलग कर दिया और उसे धोखा दिया, जिससे वह बिस्तर पर लग गया और अंत में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब अनीता के ऊपर अपने 4 बच्चों की जिम्मेदारी थी। इधर मन्नू के छोटे भाई प्रवीण का भी विवाह हो गया था और वह अपनी गृहस्थी में व्यस्त था। धीरे धीरे मन्नू की सभी बहनों का विवाह हो गया था और माता पिता भी अब बूढ़े हो गए थे। अब वे इस लायक नहीं थे कि मन्नू के परिवार की परवरिश कर सके। दोस्तों, एक औरत ने अपने स्वार्थ के लिए अपने पति को उसके रिश्तों से अलग कर दिया और उसे इतना धोखा दिया कि वह खाट में लग गया और अंत में अनंत यात्रा पर चला गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।